चलो एवरीबॉडी इज रेडी? ओके, सॉरी रेडी गाइस? चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बड़े अच्छे से। अनलिस्टेड क्यों है ये? पब्लिक डन सेव। लखन तुला कोण आहे? हाय का शैलेंद्र वगैरे? त्याला सांग लिंक ग्रुपमध्ये शेअर कर म्हणा लगेच, याची लेक्चर अनलिस्टेड होता म्हणा, लिंक शेअर कर एकदा ग्रुपमध्ये। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों एवरीबॉडी। रुको एक मिनट, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, होल्ड। हाँ क्या चाहिए? लिंक चाहिए? अच्छा अच्छा, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बच्चों बड़े अच्छे तरीके से। लेट्स गो। लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज मुझे एक बार मेंशन कर दीजिए बेटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज टेल। आगे सबको फर्स्ट ऑफ ऑल महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा रिवीजन लेंगे। मेडिटेशन सेशन क्लास के एंड में लेने वाले हम, नियरली लास्ट हाफ आवर टू 45 मिनट्स के अंदर। तब मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे करना है, क्या करना है, एग्जैक्टली एवरीथिंग। ठीक है, उसके पहले पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर दे दीजिए। ठीक है, एज इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, तो पूरा सेशन अपन मेडिटेशन के ऊपर नहीं ले सकते, पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स गो। क्या इसको क्या एकदम करने फास्ट ट्रैक बैच है जीवन के अंदर, इसमें मेडिटेशन। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, फोकस कीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। सबसे पहले मुझे एक बार सब्जेक्ट सेक्शंस बोलिएगा लाइन से, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। कल हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था बच्चों? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आज एक काम करते हैं, आज लाइन से सभी सेक्शन ले ही लेते हैं। ठीक है, एक बार लाइन से सभी सेक्शन हो जाएंगे तो आपके भी दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक्चुअली 3 से लेके 122 तक नियरली सभी सेक्शन आपके खत्म है। ठीक है, अभी आपके सिर्फ जो बाकी है वो 123 से लेके 148 तक के बाकी है। ठीक है, तो आज एक बार लाइन से सभी सेक्शन ले लेते हैं, तो आपको भी टेंशन नहीं, मेरे को भी टेंशन नहीं, किसी और को भी टेंशन नहीं, किसी को कुछ चीज नहीं। ठीक है, लेट्स गो। आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना। सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन, 4 MOA, 5 AOA, 6 एक्ट ओवरराइड, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 NPO, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 इफेक्ट ऑफ MOA AOA, 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 11 नहीं है, 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 अमेंडमेंट ऑफ MOA, 14 अमेंडमेंट ऑफ AOA, 15 amendment copies all copies, 16 name, 17 inspection, 18 conversion, 19 subsidiary shall not hold shares in holding company, 20 service, 21 authentication, 22 bill of exchange and promissory note, 23 kinds of share, kinds of issues, 24 powers of SEBI, 25 जोर से बोलो किसका है? ऑफर डॉक्यूमेंट, 26 कंटेंट, 27 वेरिएशन, 28 ऑफर फॉर सेल, 29 डीमैट, 30 एडवर्टीजमेंट, 31 शेल प्रोस्पेक्टस, 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 33 अब्रीच, 34 क्रिमिनल, 35 सिविल, 36 इंड्यूसमेंट, 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, 38 नहीं है, 39 अलॉटमेंट, 40 लिस्टिंग, 41 ADR GDR, उसके बाद में 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, 43 काइंड्स ऑफ शेयर्स, 44 नेचर, 45 नंबर, 46 सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, 49 कॉल, 50 एडवांस कॉल, 51 डिविडेंड, 52 प्रीमियम, 53 डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी शेयर, 55 प्रेफरेंस शेयर, 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन, 57 फ्रॉड, 58 रिफ्यूजल, 59 करेक्शन, 60 publication, 61 alteration, 62 further issue, 63 bonus, 64 filing with the ROC, 65 unlimited to limited, 66 reduction, 67 prohibition on buyback, 68 process of buyback, 69 70 contravention, 71 debenture, 72 nomination,
फिर डिपॉजिट चैप्टर 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय मेंबर, 74 नया, 75 नहीं है, 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, 76 है कॉन्ट्रावेंशन। उसके बाद में 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर, 79 चेंजेस इन चार्ज, 80 नॉलेज, 81 satisfaction of charge by company, sorry 81 यही नहीं है, 82 satisfaction of charge by company, 83 satisfaction of charge by holder, 84 liquidator, 85 नहीं है, 86 contravention, 87 powers and duties, 88 ROM ठीक है, पावर्स ऑफ सीजी के बाद में 88 ROM, 89 रोबो, 90 इन्वेस्टिगेशन, 91 किसका है क्लोजर, 92 एनुअल रिटर्न, 93 टॉप 10 शेयर होल्डर रिटर्न, 94 रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर डॉक्यूमेंट, 95 एविडेंस, 96 एजीएम, 97 एजीएम बाय एनसीएलटी, 98 ईजीएम बाय एनसीएलटी, 99 पेनल्टी, 100 ईजीएम, 101 ऑर्डिनरी नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 106 restriction on voting right, 107 hand, 108 electronic, 109 poll, 110 post, 111 circulation, 112 government proxy, 113 corporate proxy, 114 ordinary resolution, special resolution, 115 special notice, 116 adjournment, 117 filing of resolution, 118 minutes, 119 inspection, 120 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, 121 फाइलिंग ऑफ मीटिंग, 122 एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 ओपीसी। समझ में आया पक्का? हाँ है ना, जोर से बोलो सर नो। सो यहाँ पे आपका सभी सेक्शन नियरली खत्म होते हैं। एक बार मुझे ई फॉर्म्स बोल दीजिए फटाफट। ई फॉर्म बोल तो लगे चाक चुक शुरू। PS1 एडवर्टीजमेंट, PS2 शेल्फ प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, PS3 प्राइवेट प्लेसमेंट का रिटर्न नालायक लोगों, PS4 प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, PS5 रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट, मस्त बढ़िया। SH1 एक नंबर शेयर सर्टिफिकेट, 2 नंबर डुप्लीकेट, 3 वर्ड स्वेट इक्विटी शेयर, 4-5 लोगों में ट्रांसफर, 6 ESOS ESPS, 7 अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, 8 से लेके 11 बायबैक, 15 भी बायबैक, 12 डिबेंचर, 13-14 नॉमिनी, MGT1 रजिस्टर ऑफ मेंबर, MGT2 डिबेंचर होल्डर, 3 फॉरेन रजिस्टर, 4 जोर से बोलो रोबो, 5 जोर से बोलो को, बहुत बढ़िया शानदार, 6 कुछ भी चल रहा है रोबो को, जिसको नहीं बोलो वो नालायक, 7 एनुअल रिटर्न, 7 है ओपीसी स्मॉल, 8 के बाद 9 एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, 10 नहीं है, 11 12 पोलिंग पेपर, 13 रिपोर्ट ऑफ पोल, 14 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, 15 फाइलिंग ऑफ मीटिंग। क्लियर है? सो पीएस हो गए, एमजीटीज हो गए, और क्या एसएच भी हो गए। आईएनसी बोलोगे एक बार? आईएनसी 1 एप्लीकेशन ऑफ नेम, 2 नॉमिनेशन, 3 चेंज इन नॉमिनेशन, 4 रिटर्न 3 रिटर्न कंसेंट, 4 चेंज इन नॉमिनेशन, 5 थ्रेशोल्ड, 6 कन्वर्जन, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 एन डिक्लेरेशन, 9 डिक्लेरेशन एफिडेविट, 10 नहीं 8 डिक्लेरेशन बाय CACS CMA, 9 डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, 10 एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर, 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 12 एप्लीकेशन फॉर NPO, 13 अमेंडमेंट MOA AOA ऑफ NPO, 14 डिक्लेरेशन बाय CACS CMA, 15 डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, 16
मस्त। लाइसेंस बाय सीजी मस्त चल रहा है। 17 लाइसेंस बाय आरओसी। 18 कन्वर्जन। 19 नोटिस ऑफ कन्वर्जन। 20 रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। 21 था ही नहीं। 22 गया। 23 पानी में गया। 24 भैंस के साथ पानी में गया। 25 झुंड के साथ पानी में गया। 26 ये क्या होता है। 27 हम तो इस क्लास के है ही नहीं। 28 हम स्ट्रीम के ही नहीं है। 29 हम कहां पढ़ते हैं। 30 31 32 33 EMOA 34 जाओ आईएनसी पढ़ो पहले जाओ नालायक लोग। लाइव स्ट्रीम में भी ऐसी हालत होंगी मेरे को मालूम है। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है तुम लोगों के ऊपर। इतना कॉन्फिडेंस है मैं क्या बताऊं तुमको। मतलब मैं याद करने के 3 तरीके। आंखें बंद करके जो सिर्फ याद नहीं आ रहे उन्हीं को याद करो या दूसरे को याद करवा दो। ठीक है गो फॉर इट। बेसिक आईएनसी के पीछे का कंसेप्ट याद करो। तुम सिर्फ आईएनसी रटने में जाओगे नहीं होगा। उसके पीछे का कंसेप्ट याद करो हमने क्यों पढ़ा था। तो आपको ऑटोमेटिकली आईएनसी याद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना।
चलो हो गया, अगर हो गया तो लाइव स्ट्रीम में भी बताइए हो गया करके। चलो डन एवरीबॉडी। चलो आईएनसी से याद हो गए, पक्का बोलिए हाँ है ना। चलो आगे बढ़ू मैं पक्का। ओके पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना। आईएनसी फॉर्म नंबर 1 किसका है? एप्लीकेशन उल्टा जाते हैं जरा सा, ठीक है। आईएनसी 34 EAOA 33 EMOA 32 स्पाइसी 31 AOA 30 MOA 29 स्पाइसी बुक बंद, ठीक है। उसके बाद में 28 नोटिस ऑफ कन्वर्जन, 27 कन्वर्जन, 26 एडवर्टीजमेंट, 25 सर्टिफिकेट विद द न्यू नेम, 24 एप्लीकेशन फॉर न्यू नेम, याद आया। 23 इंटर ROC शिफ्टिंग, 22 सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, 21 नहीं है, 20 रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, 19 एडवर्टीजमेंट, 18 कन्वर्जन, 17 लाइसेंस बाय ROC, 16 लाइसेंस बाय CG, 15 डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर डायरेक्टर, 14 डिक्लेरेशन बाय CACS CMA, 13 MOA AOA, 12 एप्लीकेशन फॉर NPO, 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 10 एफिडेविट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सक्राइबर्स, 9 सेम डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 8 CACS CMA, 7 एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, 6 कन्वर्जन, 5 थ्रेशोल्ड, 4 3 नॉमिनेशन, अच्छा 3 रिटर्न कंसेंट, 2 नॉमिनेशन, 1 एप्लीकेशन फॉर नेम। समझ में आया पक्का? हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। आज हम नए चैप्टर के ऊपर जा रहे हैं और नया चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम कवर करने जा रहे हैं। पूछो कौन सा? टुडे वी आर गोइंग फॉर डिविडेंड। कौन सा चैप्टर बोले एक बार? डिविडेंड, सेक्शन नंबर 123 वाला। वापस बीमारी शुरू हो गई क्या इसके जीवन में? शुरू करो बच्चों, वॉच। आर यू रेडी गाइज? ये जो है ना यार, अरे यार एक मिनट, लैपटॉप को कुछ हो गया है। क्या जीवन में आमी जे तो वो खुद ही खुद खुल जा रहा है। टास्क बार, टास्क मैनेजर, टूल बार, टूल मैनेजर, इधर कुछ तो भी हुआ ये क्या? चले शुरू करते हैं ध्यान देना। दिन ऐसे मस्त चल रहे हैं ना हमारे, कुछ भी किधर भी हो सकते। देखो ये अरे ये भी शिवरात्रि मना रहा है। हाय हो गया एकदम वो। कौन गाली दे रहा है नालायक?
चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना, पर एक खुले तो ना। हे मां शक्ति, मां, हे मां शक्ति, मां, हे मां शक्ति। वैसे बीच में क्यों एकदम ऐसे, क्या हो गया? हाँ रिस्टार्ट करके ना, हाँ सही है, एकदम सही जा रहा है भाई। किधर गया डिविडेंड? डिपॉजिट कहाँ, डिविडेंड? लोग बहुत भांग चढ़ा के ही आए हैं आज, तेल लेने गई दुनिया। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। आर यू रेडी गाइज? लेट्स गो। आज हम शुरू करने वाले हैं, यानी क्या सीरियल में ऐसे कोई तो बहुत बड़ा, डेली सोप में कुछ तो भारी की चीज बोलनी रहती, 3 बार बोलनी पड़ती है। क्या बोला तो वैसे आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज डिविडेंड, सेक्शन नंबर 123 से लेके सेक्शन नंबर 127। सबसे पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूछो क्या? पहले तुमको यह समझ में आना चाहिए कि डिविडेंड होता क्या है। अब नॉर्मली हमको जब किसी चीज का मीनिंग नहीं समझ में आता तो हम जाते हैं डेफिनेशन में, ये ढूंढने के लिए कि डेफिनेशन में कुछ समझ में आएगा। पर आज तो महाशिवरात्रि है, ड्राफ्टमैन तो वैसे ही नशे में रहता है, आज तो ऊपर से कॉकटेल करके नशा किया होगा उसने भांग के साथ, हाँ या ना? तो इसने डिविडेंड के डेफिनेशन बोली, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिविडेंड? तो उसने डिविडेंड के डेफिनेशन बोली 2 सबसेक्शन 35 में, बोले डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ये अलग नशा है, समझ में आ रहा है? ये वो वाला सस्ता नहीं है, कंपनी में इनसे कंपनी नहीं है, इट इज ए डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड का मीनिंग क्या है वो नहीं मालूम, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर ना। मेरे को क्यों गुस्से देख रहे हो मैडम? मैंने नहीं बनाया, ड्राफ्टमैन, ठीक है। सो डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, तो हमको खुद को मीनिंग जानना जरूरी है। तो डिविडेंड का मीनिंग हम कुछ ऐसा मान सकते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डिविडेंड समझिए, ठीक है। डिविडेंड का मीनिंग पहले बोल देता हूं, फिर टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज अ शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, डिविडेंड इज अ शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश। बच्चे बोलते हैं सर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ कंपनी तो रिजर्व में भी हो सकता है। तो रिजर्व में अगर तुम्हारा शेयर तो क्या उसको डिविडेंड बोलेंगे? नहीं, ये कैश में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ही डिविडेंड बोलेंगे। सो एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश। इसको लिख के रखो, चैप्टर जहां शुरू हो रहा है टाइटल के बाजू में ही लिख के रखो, अ शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश इज डिविडेंड। A share in a profit of a company to be distributed in cash is a dividend. Share in a profit of a company to be distributed in cash is a dividend. लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना? Everybody done? Yes or no? ओके, सो टाइप्स ऑफ डिविडेंड को हम यहां 2 पार्ट में डिसाइड कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन और दूसरा है बेस्ड ऑन शेयर्स। एक बार सब जन बोलो, बेस्ड ऑन का बोले एक बार डिक्लेरेशन और दूसरा बेस्ड ऑन का है बोले एक बार शेयर। बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला पार्ट है फाइनल डिविडेंड, दूसरा पार्ट है इंटरिम डिविडेंड। समझ में आ रहा है? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। बेस्ड ऑन शेयर्स तो 2 ही है, इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो हाँ ना? अब इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड तो तुम्हें पता है, मतलब इक्विटी भी मालूम है, प्रेफरेंस भी पता है, पर तुम्हें फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड नहीं पता, ठीक है। सुना हो सकता है तुमने, पर जरा इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। अच्छा, इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो पक्का हाँ है ना? लाइव स्ट्रीम में सबको पता है इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है वो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस। खत्म बात। तो लाइव स्ट्रीम में किसी को दिक्कत नहीं है, जरा एक बार मुझे बोल दीजिएगा, तो जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भैया इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड ये टर्म क्या है। ध्यान दीजिएगा, फाइनल डिविडेंड का मतलब ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, क्या खत्म होने के बाद? सब जन बोले एक बार, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप जो डिविडेंड देते हो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं,
और जनरल मीटिंग फाइनलाइज करती है। जनरल मीटिंग क्या करती है बोले एक बार, उसे फाइनलाइज, उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। सो बेसिकली इट इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इज फाइनलाइज बाय जनरल मीटिंग। पर याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर इसको 25% प्रपोज किया है तो जनरल मीटिंग इसको 25% के नीचे ही फाइनलाइज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 25% बोला तो जनरल मीटिंग 30% डिक्लेयर कर दे ना। जितना बोर्ड ने प्रपोज किया है उतना ही जनरल मीटिंग फाइनलाइज करेगी, उससे ज्यादा नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर, नो एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली, हाँ ना? पिलर के पीछे वाले लोग पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखिएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? विच इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज फाइनलाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ही प्रपोज किया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ही फाइनलाइज किया है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, और ये विद इन पीरियड के लिए रहता है। ये पहला डेफिनेशन हुआ कि प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनलाइज बाय जनरल मीटिंग। दिस इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनलाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इटसेल्फ। नाउ दूसरा वाला और एक डेफिनेशन फाइनल डिविडेंड का, अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम में जो डिक्लेयर होता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिक्लेयर होता है वो कौन सा डिविडेंड होता है? फाइनल। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज ए इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि ये साल के बीच में डिक्लेयर करते हैं। तो दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया तो कौन सा होगा? इंटरिम। एजीएम में डिक्लेयर किया कौन सा होगा? फाइनल। कंसेप्ट समझ में? तीसरा एक और डेफिनेशन में आपको दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट में तीनों डेफिनेशन चल रहे हैं, पब्लिकेशंस में भी तीनों डेफिनेशन चल रहे हैं, तो आपको तीनों पता होनी चाहिए। तीसरा वाला, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड प्रॉफिट्स में से जो आप डिक्लेयर करोगे वो कौन सा डिविडेंड है बोले एक बार, जैसे फाइनल। और जो आप करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर कर रहे हो, जो ऑडिटेड भी नहीं है, ईयर चल रहा है और बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम। ये तीन डेफिनेशन आपको याद चाहिए। पहला प्रपोज के हिसाब से, दूसरा एजीएम विदाउट एजीएम, तीसरा विद इन फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया पक्का? आपके बुक में ये डिफरेंस मैंने ऑलरेडी देके रखा है, कृपया एक बार चेक कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना एवरीवन? क्या हो गया? अच्छा लाइट से नहीं दिखाई दे रहा क्या? हाँ कर लो ट्राई। हाँ चलो डन एवरीबॉडी, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, फोकस कीजिएगा अच्छे से। रेडी? लगे तुम नालायक शुरू हो गए ना। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। सो अब मैं जो प्रोसेस बोलने जा रहा हूं आप ऐसे समझ लीजिए कि ये प्रोसेस इस चैप्टर का सार है। जैसे गीता का सार होता है, भगवत गीता का सार होता है, बोलो हाँ है ना? इसी प्रकार चैप्टर का ये सार है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये अगर समझ में आया तो इसके अंदर 3-4 सेक्शंस का मूल मंत्र आपका कवर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि 3-4 सेक्शन पूरे खत्म हो जाएंगे, नहीं। यहाँ 3-4 सेक्शंस का मैं सिर्फ बेसिक में कवर कर रहा हूँ, और किस प्रकार से 3-4 सेक्शन मूव होते हैं ये मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर नहीं है तो बुक में देखने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको रजिस्टर में लिखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, लेट्स गो। जब भी बच्चों डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसके लिए सेक्शन डिक्लेयर किया जाता है। सेक्शन नंबर 123 इज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सेक्शन नंबर 124 इज ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड टू सेपरेट अकाउंट। सेक्शन क्या हो गया ये? अरे क्या जीवन में क्या? हेलो
कुछ भी हो रहा है। हाँ, तो सेक्शन नंबर अगर हम बात करें तो 123 इज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 इज ट्रांसफर टू सेपरेट अकाउंट, और एक सेक्शन आता है मां शक्ति। मेरे को बता, पढ़ाऊ नहीं पढ़ाऊ मैं जीवन में? सुन, मैं पढ़ाऊ कि नहीं पढ़ाऊ जीवन में? हाँ, तो 124 is for separate account, and then there is one more section, section 125. अरे 120, अरे यार क्या जिंदगी में ना, मतलब अरे बराबर वो पॉइंट ऑफ टाइम पे गायब हो रहा है वो। अरे यार क्या तकलीफ है जीवन में। हाँ हाँ, सो सेक्शन नंबर 123, 124 एंड 125 बेसिक सेक्शन है, और एक 127 हम यहां पे कवर कर रहे हैं। 123 इज अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 टू सेपरेट अकाउंट, 125 टू आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड सुना है, उसका आईपीएफ का सेक्शन 125 है, और डिविडेंड 30 दिन में देना चाहिए, इसका सेक्शन 127 है। नाउ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो याद रखिएगा डिविडेंड डिक्लेरेशन का प्रोसेस तो ठीक है, बट डिविडेंड डिक्लेयर करते से ही ये प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नाउ दिस साइड एक पार्ट आपका ये चलता रहेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर करते से ही डेट बन जाता है। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स डेट। आपने शायद सुना होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर किया मतलब डेट बन गया, लाइबिलिटी बन गया। तो जैसे ही लाइबिलिटी बनता है तो इसको प्रूडेंस के हिसाब से सेपरेट अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रोविजन करना पड़ता है। तो एक साइड प्रोसेस शुरू होगा कि इस डिविडेंड को आप सेपरेट अकाउंट में निकालते जाइए, क्योंकि आपने डिक्लेयर तो कर दिया है, तो अब सेपरेट अकाउंट में देने में क्या इशू है। तो एक साइड आपका सेपरेट अकाउंट का प्रोसेस शुरू होगा, पर ये सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करने से शेयर होल्डर्स को नहीं मिल जाता, तो शेयर होल्डर को मिलने का जो प्रोसेस है, पेमेंट का प्रोसेस, वो दूसरी साइड शुरू होगा। तो इस साइड हम देखेंगे कि सेपरेट अकाउंट में जा रहा है, सो इस साइड हम देखेंगे सेपरेट अकाउंट में जा रहा है, और दूसरे साइड हम देखेंगे कि उसको सेपरेटली पे किया जा रहा है। सो दूसरे अकाउंट में सेपरेटली पे किया जा रहा है, ठीक है। ओके, डन। अब हम सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर की बात करते हैं। डिविडेंड एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो एक साइड आ रही है ट्रांसफर प्रोसेस, दूसरी साइड आ रही है पेमेंट प्रोसेस। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो इसे हम कहेंगे डिक्लेरेशन डेट, जिसे हम कहते हैं 0th डे। कौन सा डे बोले एक बार जैसे 0। अरे यार इसको हम क्या कहते हैं, सब जन ध्यान देते रहो, सिर्फ ध्यान दो। इसको हम कौन सी क्या कहते हैं, 0th डे, जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, सेक्शन 123 ही कहता है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन से 5 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, 5 डेज के अंदर आपने उसको सेपरेट अकाउंट में निकाल के रख देना चाहिए। सो 5 डेज का एक लिमिट है, एक है 37 डेज का, एक है आपका 37 ईयर्स का, और 30 डेज का एक लिमिट है। तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इट शुड बी ट्रांसफर्ड विद इन 5 डेज टू कौन सा अकाउंट बोले एक बार उसे, सेपरेट अकाउंट, क्योंकि डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ लायबिलिटी, सो दैट, सो आपने सेपरेट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। ये कौन सा सेक्शन नंबर बोलता है, तो दिस इज टोल्ड बाय सेक्शन नंबर कौन सा, 123। याद रखना, आपने को यहां पे 123 लिखने का है, मैं लिख नहीं पा रहा, पर याद रखना यहां पे कौन सा सेक्शन लिखने का है बोले एक बार, 123। पर ये तो तुमने सिर्फ सेपरेट अकाउंट में दिया, शेयर होल्डर को कैसे मिलेगा। तो शेयर होल्डर को मिलने के लिए जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, तो डिक्लेरेशन के 0th डे से, डिक्लेरेशन के कहां से बोले एक बार जैसे 0th डे से 30 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड को देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, अंडर सेक्शन नंबर 127। 127 कहता है डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड विद इन 30 डेज इट शुड बी पेड, और विद इन 30 डेज एटलीस्ट मेक अ अरेंजमेंट दैट शेयर होल्डर कैन क्लेम इट।
मतलब अगर मेरे कंपनी वाव बियर का अपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तुम सब शेयर होल्डर्स हो, तो एक तो 30 दिन में तुम्हारे बैंक डिटेल मेरे पास होंगे, तो मैं तुम्हारे बैंक में 30 डेज में डिविडेंड डिपॉजिट कर दूंगा। पर अगर तुम्हारे बैंक डिटेल्स मेरे पास नहीं होंगे तो 30 डेज में मैं डिविडेंड वारंट या फिर डिविडेंड कूपन निकालूंगा और वो आपको ट्रांसफर कर दूंगा। क्या डिक्लेयर कर दूंगा? डिविडेंड वारंट या फिर डिविडेंड कूपन निकालूंगा और किसको ट्रांसफर कर दूंगा? आपको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और फिर आप डिविडेंड वारंट डिविडेंड कूपन के बेसिस पे डिविडेंड क्लेम कर सकते हो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, ऐसा ना। तो ये चीज को आपने याद रखने का है। क्लियर? सो 30 डेज में शेयर होल्डर तक पहुंच गया। इसके पीछे कुछ 5 रीजन है कि 30 डेज में अगर आपने नहीं पे किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ 5 रीजन से विल सी दैट। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपने कितने दिन में डिविडेंड पे कर देना चाहिए? सब जन बोले एक बार, 30 डेज। सेक्शन 127 का नाम ही वो है कि डिविडेंड शैल बी पेड विद इन 30 डेज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस नो। अब ट्रांसफर प्रोसेस में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये तो चलो 127 का हो गया, 127 मेंशन भी किया है। ट्रांसफर प्रोसेस में आगे बढ़ रहा हूं। डिविडेंड यहां पे 5 दिन में सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद वो 30th डे तक वहीं पड़ा रहेगा। 30 डेज तक वहीं पड़ा रहेगा। आफ्टर 30 डेज इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड अकाउंट विद इन नेक्स्ट 7 डेज। मतलब 37th डे के एंड तक के ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाना चाहिए। देखो यहां तक सेक्शन 123 था, यहां सेक्शन 124 एक्सेप्ट मतलब स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां सेक्शन 123 था, यहां 124 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब डिविडेंड अनपेड अकाउंट में पड़ा है। अनपेड अकाउंट में जब डिविडेंड ट्रांसफर होता है तो उस वक्त हम क्या क्या डिक्लेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनपेड अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर करते वक्त सिर्फ डिविडेंड ट्रांसफर नहीं होता, हम शेयर होल्डर का नाम, उसके कितने शेयर होल्ड किए हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, ये सब चीजें उठाते हैं और ये सब वेबसाइट पर पब्लिश भी करते हैं। वेबसाइट पे कंपनी के हम डिक्लेयर करते हैं कि भैया ये शेयर होल्डर है, ये नाम है, इतना डिविडेंड है, इतने शेयर है और इसने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया है, ये हम वेबसाइट पर डालते हैं। सो अगर कोई भूला बिसरा इधर उधर भटका हुआ शेयर होल्डर है, वो आके खुद का डिविडेंड क्लेम कर ले। ये कब? जब हम 37th डे पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर ये यहां पे पड़ा रहेगा 7 ईयर्स तक के। कितने ईयर्स तक के? 7। हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर अगर शेयर होल्डर आए तो क्लेम कर सकता है, नहीं आए तो वही वैसे ही पड़ा रहेगा, हम उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा रहे। एंड 7 ईयर्स के एंड के बाद हम उसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। हम उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। आईपीएफ में डिविडेंड ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि डिविडेंड ट्रांसफर होगा, अगर 7 साल तक के कोई शेयर होल्डर डिविडेंड मांगने नहीं आया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर का कोई वाली ही नहीं है, ना शेयर होल्डर आया ना उसका नॉमिनी आया। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका कोई ओनर ही नहीं हो सकता, ओनर मर गया, भूल गया, बिसर गया। तो ऐसे केस में हम सिर्फ डिविडेंड ट्रांसफर नहीं करते आईपीएफ को, हम उसके शेयर्स भी आईपीएफ में डाल देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर तो कर दिया वेबसाइट के ऊपर कि भैया ये शेयर होल्डर है, इतना डिविडेंड बाकी है, ये करना बाकी है, तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम वो भी ट्रांसफर कर देते, उसके शेयर भी ट्रांसफर कर देते। कंसेप्ट समझ में? तो यहां देखो, यहां एक्टिवेटेड है 123। आजा 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 आ हाँ। सो यहां पे एक्टिवेटेड है सेक्शन 123 सेपरेट अकाउंट, 124 टू अनपेड अकाउंट एंड 127 टू आई, 125 टू आईपीएफ, 123, 124, 125 लाइन से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? और साइड बाय साइड पेमेंट का प्रोसेस जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस सर नो। दिस इज हाउ योर डिविडेंड सिनेरियो विल गो। ठीक है, इस प्रकार से आपका डिविडेंड सिनेरियो वर्क कर सकता है। न कर सकता नहीं, करता ही है, हर कंपनी ऐसे ही जाती है। क्लियर है? अभी ये सेक्शन के हमने सिर्फ कंसेप्ट मैंने बोल लिए, अब इनके अंदर हमको जाना बाकी है। ठीक है, मैं चाहूंगा फिलहाल इसको लिख के रखिए, ये गायब हो जाए इससे पहले लिख लो। दिस इज सम रैंडम ऑटोमेटिक क्लिकिंग हैपनिंग एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। हाँ बेटा, मेरे को दिख गया बेटा। यस बेटा। शारविन सर, समथिंग इज कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? लैपटॉप ने आज सस्ते नशे किए हैं। भांग पिए बेटा, महाशिवरात्रि है, सस्ते नशे नहीं बोलते, प्रसाद होता है।
सर एक काम कर लो, पहले फोटो खींच के रखो, मतलब ये चालू बंद डिस्को ये जब शुरू रहेगा तो तुम उसको लिख पाओगे। डिस्को ही है ना? हाँ है ना? नालायक। फोटो खींच लो, बाद में लिखते रहो आराम से। कीबोर्ड का इशू नहीं है बेटा, स्क्रीन का ही इशू है, सो डोंट वरी। कंपनी लॉ के कितने चैप्टर बाकी है? डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट खत्म, 3 ही बाकी है। वहां 123, 124, 125 लिख देना जहां जहां मैंने बोला था, ठीक है? लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज। चलो डन एवरीबॉडी, आगे बढ़े पक्का? बोलो हाँ है ना एवरीवन? ओके, अब इसके बाद में ना हम एक सेक्शन कवर कर लेते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 127, उसको लेके फिनिश कर देते हैं। आखिरी का सेक्शन है, उसको लेके कि डिविडेंड 30 दिन में पे होना चाहिए, इस सेक्शन को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है? मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना है, डबल ट्रिपल, रेडी, लेट्स गो। अब पढ़ाऊं कैसे जीवन में? पर होल्ड, एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं? कुछ ही नहीं करते। आगे एक काम करते हैं, पहले मैं सेक्शन नंबर 127 हवा में पढ़ाता हूं, ठीक है? उसके बाद में लिख लेंगे, ठीक है? लेट्स गो। सज्जन ध्यान देना, सेक्शन 127 का नाम क्या है बच्चों? डिविडेंड शैल बी पेड विदिन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। तो कितने दिन में डिविडेंड पे करना है? 30 डेज। 30 दिन में आपने डिविडेंड पे करना है। अगर आपने 30 दिन में पे नहीं किया तो 2 टाइप की पेनल्टी निकलती है। कितना टाइप की? 2। एक पेनल्टी है कंपनी को, किसको है बोले एक बार? कंपनी। एक पेनल्टी है ऑफिसर को, किसको बोले एक बार? ऑफिस। एक किसको बोले एक बार?
सब जन करो जरा एक बार, कंपनी और एक ऑफिसर, अरे करना है ऑफिसर, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो एक पेनल्टी है कंपनी को, तो कंपनी को कितना पेनल्टी है? कंपनी को कितना पेनल्टी है? तो कंपनी डिलेड डिविडेंड दे रहा है 30 डेज बाद में, तो 18% पर एनम। सब जन बोलो कितना? 18% पर एनम। और ऑफिसर को जो पेनल्टी है वो है 2000 पर डे। कितने थाउजेंड पर डे? 2000, और 1 साल तक की जेल। अच्छा, ये 18% पर एनम, ये तो ऑफिसर का ठीक है, 2000 पर डे, 18 मतलब 1 साल तक की जेल या 2 साल तक की जेल, जो भी है दैट इज, वो उसको पेनल्टी लगता रहेगा। 2000 है 1000 है? 2000 पर डे है या 1000 पर डे और 2 इयर्स का जेल है? एक बार चेक कीजिएगा 127 में। आई गेस 1000 पर डे एंड 2 इयर्स जेल है, या उल्टा हो गया थोड़ा। सो 1000 पर डे एंड कितने साल का जेल है? एक बार 2 इयर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? सो 1000 पर डे एंड 2 इयर्स का जेल है। अब इसमें आपने याद रखना, ये तो चलता रहेगा, मतलब आपने 31st डे को डिविडेंड दिया तो भी 1000 का पेनल्टी है, आपने 40th डे को दिया तो 10,000 का पेनल्टी है, 1000 पर डे का बिल फटता रहेगा। कंपनी को 18% पर एनम काय के ऊपर लग रहा है? तो कंपनी को 18% पर एनम डिविडेंड के अमाउंट के ऊपर लग रहा है। अब डिविडेंड के अमाउंट समझो है 1 करोड़ रुपया, तो 18% मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय जितने दिन का डिले हुआ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो पर एनम है ना, तो आपको डेज के हिसाब से उसको निकालना पड़ेगा। पर ये 127 वाला सेक्शन 5 कंडीशंस में नहीं लगता। कितने कंडीशंस में नहीं लगता? 5। पहला मतलब 30 दिन में आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो भी चल जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। सेक्शन नहीं लगता मतलब 30 दिन में डिविडेंड पे नहीं किया तो भी चल जाएगा। तो ऐसे 5 कंडीशन कौन से है कि जिसके अंदर 30 दिन में डिविडेंड नहीं पे किया तो भी चल जाएगा? पहला, फर्स्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कि भाई साहब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि डिविडेंड ये कंपनी ने नहीं देना। फॉर एग्जांपल तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे किया, तुम्हें गवर्नमेंट के ड्यूज पे नहीं किया, तुमने टैक्सेस पे नहीं किया और तुम इधर डिविडेंड बांट रहे हो, समझ में आ रहा है? तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कोई ये डिविडेंड फिविडेंड नहीं देगा। समझ में आ रहा है? केस नंबर 1। सब जन बोलो एक बार, क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। सब जन बोलो जोर से, क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा रीजन, रीजन नंबर 2, डिविडेंड इज डिस्प्यूटेड। शेयर ट्रांसफर किया है एक्स ने वाई को, और दोनों के बीच में डिस्प्यूट है कि भैया डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स डिविडेंड बेचा है, कम डिविडेंड बेचा है, किसको क्या मालूम? तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, टाइटल क्लियर नहीं है, डिस्प्यूटेड डिविडेंड, डिविडेंड क्लियर नहीं है। इसके लिए आपको सेक्शन 126 फॉलो करना पड़ेगा। 126 लिखा है ना हमने कि भैया डिविडेंड सिर्फ डिस्प्यूट के बाद ही देंगे, डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो पहला क्या था सब जन बोलो? ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा वाला डिस्प्यूटेड डिविडेंड। सब जन बोलो डिस्प्यूटेड, क्या बोलो एक बार? डिविडेंड। यहां तक आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सब जन बोलो यस और नो? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? बोलो हाँ या ना? सो ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्प्यूटेड, क्या बोलो एक बार? जैसे डिविडेंड। तीसरा वाला, थर्ड केस जो देखना चाहिए, आपका डिविडेंड सेट ऑफ कर दिया गया। आपका डिविडेंड सेट ऑफ कर दिया गया आपके ड्यूज के खिलाफ। जैसे आपके शेयर के ऊपर कॉल किया था, आपने कॉल पे नहीं किया, ठीक है? सो कॉल्स इन अरियर्स के खिलाफ डिविडेंड सेट ऑफ हो गया। या आप कंपनी के डेटर हो, कंपनी को आपने पैसा नहीं दिया, तो आपके डेट के खिलाफ कंपनी ने सेट ऑफ कर दिया डिविडेंड। सो डिविडेंड सेट ऑफ हो गया। तीसरा केस, ठीक है? डिविडेंड क्या हो गया बोले? एक बार सेट ऑफ। एक बार वापस से बोलो, पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा डिस्प्यूटेड डिविडेंड, तीसरा सेट ऑफ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार यस और नो? चौथा, शेयर होल्डर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कैसे डिविडेंड चाहिए, और वो इंस्ट्रक्शन 30 दिन में प्रैक्टिकली कंप्लाई नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? जैसे मैडम नाम बोलो, मिताली। सो मिताली ने टाटा मोटर्स में कौन था? यही थी ना? अच्छा वो थी, हाँ सॉरी, नाम बोलो, मुक्ति। सो टाटा मोटर्स में मुक्ति का शेयर था और टाटा मोटर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। मुक्ति बोली मेरे को मेरे शेयर का डिविडेंड चाहिए पूना में उंदरी गांव के विठल शामराव सहकारी पतसंस्था के फिजिकल कोर बैंकिंग ब्रांच में, वो भी 30 दिन के अंदर। कौन सी उंदरी? क्या मालूम टाटा मोटर्स को कि किधर इसका अकाउंट है? क्या इसको प्रैक्टिकली कंप्लाई किया जा सकता है? नहीं। तो टाटा मोटर्स ने 30 दिन में डिविडेंड इसको नहीं दिया तो भी चलेगा, पर 30 दिन में मुक्ति को बोल देना चाहिए कि भाई हम तुझे 30 दिन में तेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिविडेंड नहीं दे सकते। ये वारंट ले लिया, शेयर सर्टिफिकेट ले लिया, डिविडेंड वारंट ले लिया, डिविडेंड सर्टिफिकेट ले लिया, और खुद जो करना है कर ले। ये उंदरी मुक्ति क्या फिजिकल कोई क्या
समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा नो, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा नो। सो चौथा वाला केस कि इंस्ट्रक्शंस आर नॉट प्रैक्टिकल टू कंप्लाई इन 30 डेज, पर एक कम्युनिकेट करना 30 दिन में जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, एक बार चालू बोलो। पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा डिस्प्यूटेड, तीसरा सेट ऑफ, चौथा नॉट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, और पांचवा सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन कैसी? आउट ऑफ कंपनी के कंट्रोल के। डिविडेंड डिक्लेयर किया, कोविड लग गया। मित्रों, आज रात 12 बजे से कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं जाएगा। घर के बाहर जाएगा तो थाली बजाएगा, ताली बजाएगा, गरबा खेलेगा, डिश टीवी का एंटीना बजाएगा, पर घर के बाहर नहीं जाएगा। देखा ना वो? है ना, सिर्फ ताली बजाने के लिए बोली थी। लोगों ने एंटीने फोड़ फाड़ के, तोड़ ताड़ के, लोग थालियां लेके जमीन पे पटके रास्ते के ऊपर, क्या क्या नहीं हुआ था उस वक्त? बोलो हाँ है ना। मतलब लोगों ने झुंड बना बना के खुद की भड़ास निकाली उस वक्त कोविड के खिलाफ। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब, कोविड लग गया डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में, और लॉकडाउन लग गया, तुम कैसे डिविडेंड डिक्लेयर करोगे? आउट ऑफ कंट्रोल। 5 रीजन। कितने रीजन? 5। एक बार वापस से बोलो। पहला कौन सा? ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा, तीसरा, चौथा नॉट प्रैक्टिकल, पांचवा आउट ऑफ कंट्रोल। समझ में आया सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो। एक बार वापस से डायग्राम। 30 दिन में डिविडेंड नहीं किया तो कंपनी को 18%, और इधर 1000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 2 इयर्स का जेल। नीचे 5 कंडीशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्प्यूटेड, सेट ऑफ, नॉट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, आउट ऑफ कंट्रोल। ये हो गया सेक्शन 127 खत्म। एक बार पढ़ लो, 127 रीड कर लो। हवा में भी सिखा सकते हैं अपन जीवन में। अरे सेक्शन समझ में नहीं है, पर पढ़ा नहीं सकते ना। बहुत बढ़िया। मतलब वो स्क्रीन बंद होने को भी रेडी नहीं है। सर लॉ में कितना लर्न करना है? लॉ लगने तक बेटा, सब लर्न करना है, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। Salon done. चलो डन एवरीबॉडी। ओके, सो 127 पढ़ लिया सबने? सबको समझ में आ गया? पक्का बोलो हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया। अब 127 अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया है, कितना बजा? 3-5। ठीक है, मेडिटेशन प्रोसेस को शुरू करें? चलेगा? बोलो हाँ। वैसे भी लैपटॉप नहीं चल रहा है तो तुमको वही सिखा दीजिए, इसके लिए तो कभी भी रेडी है। सर उसी की तो राह देख रहे थे। आज वैसे आने नहीं वाले थे हम, पर तुम क्या वो मेडिटेशन लेंगे बोले तो आ गए जीवन में थोड़ा सा। कैसा अटकते अटकते, हाँ ना? मतलब मेरे को ना लग लगा। चलो तो थैंक यू सो मच बेटा जसवंत। ओके, सो विल स्टार्ट विद द प्रोसेस वगैरह। पहले प्रोसेस बताने के पहले कुछ बोलूं? कैसे द प्रोसेस करवा दूं दम न करके? संवाद नहीं होने वाला। लेट्स गो।
अब पहले बात तो मैं मेडिटेशन प्रोसेस क्यों सिखा सकता हूं, पहले तो उसके बारे में बोल दूं, ठीक है। तो खुद की तारीफ कर दूं थोड़ी सी, तारीफ नहीं कर रहा हूं, तुमको ये समझ में आना चाहिए कि तुम किससे सीख रहे हो, तो तुमको डाउट नहीं रहेगा जीवन में, ठीक है। लॉ तो ठीक है, मैं 10-12 साल से सिखा रहा हूं, वो तो क्या सिखा रहे, पर मेरा टीचिंग का जो बेसिक पैशन था वो नियरली मेरे 6th-7th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो गया था। मैं जीवन के अभी कितना 25 साल हो गए होंगे कि योगा एंड मेडिटेशन डेली बेसिस पे करता हूं, 25 इयर्स। मतलब जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब मैं फर्स्ट टाइम योगा और मेडिटेशन, सुनना है तो शांति से सुन लो, नहीं तो बकरी कर लो एक बार का जीवन में, ठीक है। तो जो प्रोसेस में दे रहा हूं ऐसे हल्के में नहीं है, ठीक है, नहीं करना है। अच्छा, पहले स्टैट्यूटरी वार्निंग, जिनको ये चीजें नहीं करना है वो कृपया लेक्चर छोड़ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं और गुस्सा नहीं आएगा, आपका समय है, आप डिसाइड करो। मैं कुछ बेनिफिशियल देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो गया, मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी के अंदर भी हो जाए, बस इस इमोशन के साथ दे रहा हूं। आपको नहीं पसंद, इट्स ओके, नॉट ए इशू, ठीक है। और सुनना है तो प्यार से सुनो। तो 25 साल से योगा मेडिटेशन कर रहा था। 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम मेरे डैड ने मुझे उनके मामा जी के पास, मेरे डैड के मामा जी के पास योगा सीखने के लिए भेजा था। अब अंदर एनर्जी इतनी थी कि अपन कोई भी हरकतें करते थे जीवन में। तो सवेरे 6 बजे उठ के मैं सिर्फ योगा सीखने के लिए इसके लिए जाता था क्योंकि मेरे को नींद पहले आती नहीं थी और उठने के बाद कांड किए बगैर रह नहीं सकता था, और कांड हमेशा घर के बाहर ही किए जा सकते हैं, अंदर नहीं। तो मेरे को सवेरे 6 बजे घर के बाहर निकलने का मौका मिल जाता था, इसलिए मैंने योगा शुरू किया। तो 6 से 7 में योगा करने के पहले 15 मिनट और बाद के 15 मिनट मैं आते जाते रास्ते पे जितने मेरे कांड है वो कर लेता था। कि जैसे भाई दिवाली हो गई तो फटाके जमा कर लेना, साइकिल की जगह वगैरह ऐसा रहे तो वहां से छर्रे वर्रे जमा कर लेना, जहां से ट्रेन जा रही हो वो ट्रेन के पटरी के ऊपर खीले रख देना तो उसकी तलवारें बन जाए, ट्रेन जाने के बाद में चपटा हो जाए। फिर वो छर्रे और वो खीले वो स्कूल में जाके सबको 1-1 रुपए में बेच देना। तो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस अपन ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पहले ही शुरू कर दी थी, ठीक है, और वहीं से शुरू हो गया था बिजनेस। पर ये कांड करने के लिए जब मैं मेडिटेशन योगा सीखने के लिए बाहर, क्योंकि वहां पे भी प्रेजेंट लगाना जरूरी था क्योंकि वो डैड के रिलेटिव थे, वो कभी भी फोन करके बोल सकते थे आया नहीं करके, तो नजर तो रखे हुए थे। तो मैंने रेगुलरली जाना शुरू किया और रेगुलर जाने के बाद में फिर मैंने योगा करना भी शुरू किया क्योंकि सुना भी था कि बहुत फायदे है, बहुत चीजें। और डेली 10 मिनट्स के बेसिस पे मैंने मेडिटेशन भी शुरू कर दिया कि चलो बैठना ही है तो चलो बैठ ही जाते। पर मुझे नहीं पता उसका इतना अच्छा असर हुआ 1-2 साल के अंदर कि बहुत सारी एनर्जी एक स्पेसिफिक टारगेट पे चैनलाइज हो गई। और हुआ यह कि 7th-8th स्टैंडर्ड के सिचुएशन में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो पहले मैं योगा को एज ए कॉम्पिटिशन के नजर से नहीं देखता था, आज भी नहीं देखता, बट बीच में एक फेज आया था कि मेरे पास ये ऑफर्स आने लगे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे बाकी स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं वैसे योगा का भी कंपटीशन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल लो, स्टेट लेवल खेल लो, नेशनल लेवल खेल लो। क्योंकि जब मैं डेमोज वगैरह देता था उसके फोटो वोटो इधर उधर छपते थे, जो मामा जी पापा के पढ़ाते थे वो बहुत सारे जगह पे न्यूज में आर्टिकल लिखते थे, हमारे फोटो डालते थे कि इस प्रकार से किया जाता है, तो लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, तो मैंने कॉम्पिटिशन खेलना शुरू किया। 8th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल खेल के आया योगा का, 9th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल चैंपियन रह चुका योगा का, 10th स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल की ऑफर्स थी पर हम जा नहीं पाए क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। और योगा में इंटरनेशनल कंपटीशन होती है ये हमको खुद को ही नहीं पता था, सो वी नेवर गॉन फॉर दिस। आ जाइए, ठीक है, मेडिटेशन का सेशन लेने वाला हूं, सो सीखना है तो हाँ ठीक है। सो इसलिए वो चीज हुई। और फिर 10th के बाद मेरे को यह समझ में आया कि योगा इज नॉट अ थिंग जिसके अंदर, या मेडिटेशन इज नॉट अ थिंग जिसके अंदर कंपटीशन हो, क्योंकि हर पर्सन अलग होता है। और योगा का मतलब ये होता है कि तुम तुम्हारे तरीके से जितने अलग हो तुम सिंक हो जाओ इस नेचर, इस एनवायरमेंट के साथ, और तुम्हारे लिए चीजें अच्छे से वर्क करना शुरू करें। क्योंकि हर पर्सन का फ्लेक्सिबिलिटी अलग होता है, उसके कर्म अलग होते हैं, उसका डेली लाइफ अलग होता है। तो योगा इज नॉट अ थिंग विच कैन बी कॉम्पिटिटिव। हाँ, ये अगर हारता था और मैं बोलता था तो कोई बात नहीं थी, पर इन कॉम्पिटिशन्स को जीतने के बाद भी मुझे यही लगा कि नहीं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं हो सकती। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द योगा एंड मेडिटेशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और मैंने उसको एज ए सोशल कॉज लेना शुरू किया।
फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड टीचिंग, मतलब मैंने वैसे तो 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में अक्कल नहीं थी, तो जो हमारे टीचर जो 1 घंटे में रिपीट करते थे वो पूरा अपने दिमाग में फिट बैठ गया था। ठीक है, अपने को समझ में नहीं आता था इसका इंप्लीकेशन क्या है, पर वो पूरी स्क्रिप्ट अपन बोल सकते थे उन्हीं के टोन में, उन्हीं की आवाज में, एकदम अच्छे से। तो उन्होंने 6th स्टैंडर्ड से हम लोग बोल दिया तो क्लास लेना शुरू कर दिया, तो अपन ओके हो गए, बोला ओके कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर दिया था योगा, पर 10th तक वो जो कहता है ना मैच्योरिटी नहीं आता, वो नहीं था। पर एक्चुअल मैच्योरिटी 10th में आया जब मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, जो मैं अभी तक सिर्फ बोल रहा था वो भी कुछ टीचिंग है। एंड 10th के बाद मैंने जेन्युइनली पढ़ाना शुरू कर दिया कि योगा मेडिटेशन, उसका प्रचार प्रसार मैंने करना शुरू कर दिया। अब ये मेरा क्वालिफिकेशन है कि मैं तुम्हें योगा मेडिटेशन पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू द प्रॉपर प्रोसेस, ऐसा नहीं कि कोई जाली वाला प्रोसेस दे रहा हूं। दूसरी बात, इस चीज से मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और हेवी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से टैकल हो गए। सी अंडरस्टैंड, जब आप, अब नहीं ऐसा बोलते हैं, पर जब आप इंडिया लेवल पे पढ़ा रहे हो, साल के 7-8 हजार स्टूडेंट्स आपसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, नियरली, अब नहीं कुछ तो भी फाइनल लॉ अभी नहीं रहा, बट जब फाइनल लॉ लास्ट ईयर में था तब एवरी ईयर हम 5 से 6 हजार पेनड्राइव, 5-7 हजार पेनड्राइव सिर्फ फाइनल लॉ के ही सेल करते थे। इंटर का तो अलग से, इनकम कैलकुलेट मत करो मेरा, ये मैं बता इसलिए रहा हूं बिकॉज थ्रू आउट लास्ट 3, 4, 5, 6 ईयर्स आई वाज नंबर 1 इन फाइनल लॉ ऑल्सो। ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली चल रहा था। बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनको फाइनल के स्टूडेंट ने ही रेफरेंसेस दिए होंगे कि इससे पढ़ ले भाई। सो वो चल रहा था अच्छे से। अब आप देखो शॉक कितना प्यार से एब्जॉर्ब होता है, योगा मेडिटेशन आपको कितना मतलब फ्लेक्सिबल बनाता है। लास्ट ईयर मैंने मेरा एक सबसे स्ट्रॉन्ग बुक बनाया था सीए फाइनल लॉ के लिए, पूरी 12 साल की मेहनत मैंने इकट्ठा की थी और एक ही बुक बनाया था वाव बुक करके, कि 350-400 पेजेस में भाई बुक खत्म, और पूरा लॉ, पूरा फाइनल का लॉ 300 पेजेस में विथ चार्ट्स वार्ट्स गेम ओवर कर दिया था। जिस दिन मैं वो बुक लॉन्च करने वाला था उसके पहले दिन मेरे पास न्यूज आया कि फाइनल से लॉ चला गया। ठीक है, 12 साल की मेहनत सेंटिमेंट वाइज तो मैं टूटा, फाइनेंशियली तो मैं बहुत ही टूटा, एडिशनली अगर मेरे को देखो तो मेरे लिए ऐसा एक सिचुएशन बन गया था कि जिंदगी में से कोई इंसान मर गया, क्योंकि उसके बाद में उससे कुछ अटैचमेंट रहा ही नहीं। तो ये चीज को कोप अप कर पाना, मेरे को लगा मेरे को बहुत दिक्कत जाएगा, ये चीज का बहुत प्रॉब्लम होगा। 10-15 दिन हुआ, ये मैंने 24-25 अप्रैल को न्यूज सुना होगा लास्ट ईयर, 10 मार्च को आई वॉज ओके, हाँ ठीक है फाइन, गया अच्छा है, बात है, समय मिलेगा, घर वालों को समय दे पाऊंगा। आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पॉजिटिव पिक्चर्स ऑफ द साइड कि क्या अच्छा कर सकता हूं मैं लाइफ में, एंड दैट वेंट वेल। इतना ही नहीं, 2014-15 में भी एक, 2014-15 में भी एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया था, जब वर्चुअल मार्केट पूरा इंडिया का खुला था और इंडिया के टॉप फैकल्टीज लॉ पढ़ाने के लिए पूना में वर्चुअल लगा के बैठे थे। मतलब उसके जस्ट पहले 2012-13 में आई यूज्ड टू टीच 200, 300, 400 स्टूडेंट इन सिंगल बैच ऑफ फाइनल लॉ। तब इंटर मैंने शुरू नहीं किया था, तो मैं सिंगल बैच में 200-300 लोग पढ़ाता था। जब इंडिया के टॉप फैकल्टीज यहां वर्चुअल लेके आए तो सिचुएशन ऐसा था कि मेरे बैच में सिर्फ 12-13 बच्चे बैठे फेस टू फेस में, और दूसरे फैकल्टीज के इसमें 200-300 लोग बैठे वर्चुअल में। तो तब मेरे को इतना शौक था कि क्या मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूं कि जीवन में फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं तो भी 10-15 बच्चे बैठे हैं, और ऐसा पढ़ा रहा हूं वर्चुअली, वो वर्चुअली पढ़ा रहे तो भी 200-300 बच्चे बैठे। सो आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम, पर वो भी फेज मैंने बहुत प्यार से निकाल लिया, और उसके बाद में ही वो नंबर 1 वाला फेज आया इंडिया में कि हाँ नहीं चल रहा है कंसिस्टेंटली फाइनल लॉ के प्रोडक्ट बहुत थ्रू आउट 2016, 17, 18, 19, 20, 21, इवन इन द 22 कि वे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से उसको हमने कैरी कर लिया। तो ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन्स आए। इवन मैंने जब टीचिंग का डिसाइड किया था तो मेरे को बहुत सालों से गट फीलिंग आ रहा था कि नहीं मैंने पढ़ाना चाहिए, पर घर पे कैपिटल नहीं था, थोड़ी हिम्मत की कमी थी तो नहीं किया। बट एक कॉलिंग सिक्स सेंस हमेशा था कि मैंने टीचिंग करना चाहिए। और कई बार तुम मेडिटेशन कंसिस्टेंटली करोगे, योगा कंसिस्टेंटली करोगे, तो तुम्हारे लाइफ में भी एक चेंज आएगा कि तुमको अंदर से गट फीलिंग आएगा कि इस सिचुएशन में तुमने क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि इस सिचुएशन में तुमने क्या करना चाहिए, तो तुम्हारे लिए चीजें सही वर्क करेगी। तुमको गट फीलिंग आ जाता है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा बुरा टाइप स्पिरिट चल रहा है तो मैं खुद से अंदर से सवाल पूछता रहता हूं कि हाँ मैंने इस समय पे मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज द परफेक्ट वे। तो तुमको अंदर से कॉलिंग आ जाता है कि अगर तुम उतना सिंक में हो कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। मैं तुमको ऐसे ऐसे सिंक्रोनाइजेशन के एग्जाम्पल्स बता सकता हूं कि तुम देख के बहल जाओगे। 2020 में जब मेरे लाइफ में ऊंच नीच हुआ, 2020 में मैं एग्जिस्टिंग कोई एकेडमी में था, वहां से मैं छोड़ के निकला, तो मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा था और मैंने क्लासेस का नाम डिसाइड कर लिया था वाव क्लास। तो वाव क्लास मैंने क्लासेस का नाम डिसाइड करके रखा था और मैं सोच रहा था
मैंने वेबसाइट का जस्ट नाम रजिस्टर किया, वेबसाइट का नाम परचेस किया, वाओ क्लास ये नाम वेबसाइट का परचेस करना पड़ा क्योंकि किसी ने लेके रखा था, 2-2.5 लाख रुपए में वो नाम परचेस किया। और जब मैंने वो नाम परचेस किया मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग एकेडमी को छोड़ रहा हूँ, नई एकेडमी में जा रहा हूँ, खुद की नई एकेडमी वर्चुअली बना रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ? फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है। तो फ्रस्ट्रेशन आया तो करूँ क्या जीवन में, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं बैठा था शांति से, अब देखो कितना कैसी चीज है ये। तो वाओ क्लास नाम सिलेक्ट कर लिया, दोपहर के 1-1:15 बजे की बात होगी कि मैंने नाम वेबसाइट से परचेज कर लिया, नाम मेरे पास आ गया। और 2-2:30 बजे मैं सोच रहा हूं कि यार मैंने सही किया गलत किया, सही किया गलत किया। मेरा बेटा नीलय, वो मैं झूले पे बैठा था बाहर, वो मेरे पट पे था और मैं उसको सुला रहा था, और उसने टोपी पहनी थी, कैप पहनी थी, ठीक है, स्वेटर वाली कैप। और नॉर्मली जो वाइफ है वो नॉर्मली ऐसी कैप ऑर्डर करती है जिसके ऊपर मॉम वगैरह लिखा होता, तो उसके कैप के ऊपर ऐसा MOM मॉम लिखा हुआ था, ठीक है। और वो सोया था, उसकी आंख लग गई, वो सो गया, तो उसके आंखों पर रोशनी ना आए तो उसकी कैप की जो फ्लैप थी जिसके ऊपर मॉम लिखा था मैंने पलटा दी, वहां वाव बन गया। MOM का क्या बन गया? वाव। और ये तब बना एग्जैक्टली जब मेरे दिमाग में पीक पे सवाल चल रहा था कि यार मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, और एकदम से वहां पे क्या बन गया? वाव। दिस इज सिंक। तुमको कहीं ना कहीं नेचर ये आइडिया देके जाता है कि नहीं तू सही रास्ते पे। ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। पहली बार हुआ था जब मैं टीचिंग में आया था, तीसरी बैच वाली बात थी, 2 बैचेस में बच्चे ही नहीं थे, तीसरी बैच में खाने को भी पैसे नहीं थे, 1 टाइम के खाने के ऊपर जिंदगी चल रही थी। मैं फ्रस्ट्रेट होकर जेड ब्रिज पे बैठा था दोपहर को, जेड ब्रिज पे दोपहर को बैठा था, और मैं फ्रस्ट्रेट होके परेशान होके सोच रहा था, रो रहा था कि यार करूं क्या, लाइफ में इनकम नहीं है, बोलने के लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, घर से पैसे मांग नहीं सकता, पापा मेरे रिटायर्ड है, जिंदगी का 1.5-2 साल में नोट्स के ऊपर बर्बाद कर दिया, क्या मैं सच में टीचर बन सकता हूं? मैं भगवान को बोला, भगवान मेरे को एक सॉल्यूशन दे दे कि मैं कुछ अच्छे से कर पाऊं, भाई तू बता दे मेरे लिए सही रहा है क्या। तो तुमने जेड ब्रिज के उस साइड पे एक शॉप था साड़ी का, जिस शॉप का नाम था तथास्तु। 6:30-6:45 का समय हुआ होगा, जस्ट अंधेरा गिर रहा था, और नीचे उन्होंने किसी ने तो बटन शुरू किया होगा, ग्रीन कलर इज माय फेवरेट वन, ठीक है। सो मैंने उसके बटन ऑन किया होगा, मैंने सवाल पूछा, भगवान को सिग्नल दे दे सही रास्ते पे हूं, उधर बटन ऑन हुआ, तथास्तु। सो तुम इन चीजों को पिकअप करना शुरू करते हो, ये तुम्हारी गट फीलिंग बोलते हैं। टीचिंग गट फीलिंग ही था, उससे ही शुरू हुआ। अब वो तथास्तु से बहुत बड़ा लाइफ में चेंज नहीं हुआ, पर वो 2 मिनट के लिए उसने जो पूछ दिया होगा, ये वाव ने जो 2 मिनट के लिए पूछ दिया होगा, ये मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है कि कितना कितना सिंक्रोनाइजेशन लगा होगा इन सब चीजों को फॉलो होने के लिए। बट इन माई लाइफ आई फील दैट कि अगर तुम प्रॉपर सिंक में हो तो तुम्हें सिग्नल्स भी मिलते हैं, तुम उसको कैच करने के लिए उतने प्रॉपर होने चाहिए। और बस इसी सिंक में तुम्हें रहना है, इस प्रेशर को हैंडल करना है, अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना है, और तुम नॉर्मली हैप्पीली रह पाओ, ऐसा अगर तुम्हें चाहिए, ठीक है। कितना भी स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, इट्स ओके, करते करते वो डाइजेस्ट हो जाए। किधर भी लाइफ किधर की किधर भी चली जाए, तुम 5-6 दिन में वापस ओके होना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो, तुम्हारा वेल्थ अच्छा रखना चाहते हो, फैमिली। सी ऑल एंड ऑल हम इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं? प्लीज डू अंडरस्टैंड, इतनी मशक्कत हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इतनी मशक्कत सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हैं कि हम हैप्पी रह पाए। एंड हाँ, ऑब्वियसली हैप्पीनेस का एक बहुत बढ़िया जरिया पैसा है, इसलिए अपन यहां है। तो मेन टारगेट को नहीं भूलना है कि हमें हैप्पी रहना है। हमारे पास अगर हैप्पी रहना है और हैप्पी रहने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना हो गया तो बात खत्म है। समझ में आ रहा है? हाँ, हैप्पीनेस और भी चीजों से डिसाइड होता है कि आपको नंबर 1 रहना है, नंबर 2 रहना है, नंबर 3 रहना है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पर वहां तक जाने के लिए भी तुम्हारा माइंड और बॉडी स्ट्रांग चाहिए ना। कोई भी कंपटीशन उठाने के लिए, कोई भी ताकत उठाने के लिए माइंड बॉडी तो स्ट्रांग चाहिए। एक्चुअली मेडिटेशन एंड योगा डज द सेम फॉर यू, ठीक है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको पढ़ाई के ऊपर बैठने के बाद डे ड्रीमिंग शुरू हो जाता है जीवन में, कि कुछ तो भी सोच विचार चलते रहते हैं, बुक सामने खुली रहती है पर मैं पढ़ ही नहीं पाती या पढ़ ही नहीं पाता। एनीवन, 1-2 करो बिंदास, साथ रेस करो। रेगुलर प्रॉब्लम, ठीक है। कितने लोगों को लगता है उनका कंसंट्रेशन लेवल कम है, कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता? सही है। कितने लोगों को ये लगता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते चीजों को, कि नहीं और बात कल करेंगे, परसों करेंगे, करेंगे जब पड़े है बरसों, हाँ है ना, लगता है, हाँ है ना, ये सुनो। कितने लोगों को डिसीजन मेकिंग का इशू है? सही है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा सोच के। लेट्स से भगवान ने तुम्हें बनाया है, चलो भगवान ने, किसी ने तो तुम्हें बनाया है, जिस किसी ने तुम्हें बनाया है, जिसने भी बनाया है,
कोई भी हो, भगवान हो, कुछ हो, डजेंट मैटर, आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड है, जो भी हो, क्रिएटर तो होगा। ऐसा नहीं कि अभी कुत्ते भी बन के आ गया यहां पे जीवन में, कुछ तो होगा। तो मुझे बताओ, जिसने तुम्हें बनाया है उसने ऐसा किया होगा क्या कि नहीं इसको दिमाग देते हैं, इसको नहीं देते हैं, इसको कंसंट्रेशन देते, इसको नहीं देते हैं, इसको कॉन्फिडेंस देते, इसको नहीं देते, इसको डिसीजन मेकिंग। अगर क्रिएटर ऐसा है तो परफेक्ट नहीं है, फिर तो क्रिएटर नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम जब भगवान या क्रिएटर का नाम लेते हैं तो वी ऑलवेज अज्यूम ही इज अ परफेक्ट, एंड इफ वी अज्यूम ही इज अ परफेक्ट तो उसने बांटा भी सब परफेक्टली होगा। बोलो हाँ है ना? तो अगर तुम मेरे पास दिमाग भी है, कॉन्फिडेंस भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, कंसंट्रेशन भी है, सब कुछ है, तो भैंस कहां पानी में जा रही है? तो याद रखिएगा, विवेकानंद जी ने, मेरे सबसे पहले गुरु में जिनको मानता हूं, आई हैव बीन थ्रू मेनी ऑफ देम, जिनसे एक्चुअली मैंने मेडिटेशन को सीरियसली लेना शुरू किया, जिनकी एक बुक थी, छोटी सी, इतनी सी बुक थी, आर्ट ऑफ मेडिटेशन करके। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अगर जिंदगी में किसी चीज के ऊपर हम सबसे ज्यादा वर्क करके जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग असेट बना सकते हैं तो वो एक ही चीज है, दिमाग। तो मैंने इस हिसाब से इसको उठाया था कि अपने दिमाग को जीवन में इतना तेज बनाऊंगा कि उसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाए। तो मैंने आर्ट ऑफ मेडिटेशन, और उसका एक ही तरीका था मेडिटेशन, तो मैंने आर्ट ऑफ मेडिटेशन का बुक उठाया, मैंने उसको पढ़ा। उसके अंदर एक ब्यूटीफुल मैसेज विवेकानंद जी ने लिखा है, आज के डेट में भी वो बुक तुम ले सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। विवेकानंद जी बोलते हैं, इमेजिन करो कि कोई बंदर है, तुम बंदर हो नहीं, कोई बंदर है। बंदर बोला इनबिल्ट अनस्टेबल, बोलो हाँ, इनबिल्ट अनस्टेबल होगा ना, इधर से उधर ही चलता होगा, बोलो हाँ है ना? इमेजिन करो उसके ऊपर उसने दारू पी के रखी है, तो और ज्यादा अनस्टेबल। इमेजिन करो कि उसके ऊपर से वो पागल है, अनसाउंड, मतलब अनस्टेबल एट मैक्स। इमेजिन करो उसके ऊपर उसको बिच्छू ने डसा है जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा, तो अनस्टेबल, अल्ट्रा, प्रो, मैक्स, प्लस, बोलो हाँ है ना? ये सब पढ़ने के बाद विवेकानंद जी ने नीचे एक लाइन लिखा, दिस इज व्हाट इज योर माइंड इज। ये हालत तुम्हारे दिमाग की है। अपने को एकदम बुरा लग गया जीवन में, बोला कैसे? बुरा लगा नहीं लगा, हाँ है ना? कैसे? तो उन्होंने एक एक चीज नीचे लिख के बताई। बोले तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड, पहले तो ये बंदर है, बात तो सही है। बोले बंदर से भी बेकार है। मैं बोला है? हाँ। बोले बंदर के छलांग की तो भी सीमा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तुम्हारे छलांग की तो सीमा भी नहीं है। तुम अभी यहां हो, 2 सेकंड में तुम किधर के किधर चले जाते हो, उसके साथ शॉपिंग, उसके साथ आइसक्रीम, तीसरे के साथ डेट, चौथे के साथ नाश्ता, 5वें के साथ ओयो। बोला हाँ है ना? दिस इज द, नहीं, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल दी, इसके कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा, बंदर बीच में अनसाउंड है, हमारा दिमाग भी अनसाउंड है, तब खुद भी बोल रहे हो। तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, सवेरे रात को अलार्म लगाने वाला इंसान और सवेरे उठने वाला इंसान एक क्यों नहीं होता? जिसने रात को अलार्म लगाया वो तुम ही हो, जिसको सवेरे उठना चाहिए वो तुम ही हो, पर क्या तुम उठते हो? तो ये अनसाउंडनेस नहीं तो क्या है? एक्सेप्टेड, पक्का एक्सेप्टेड। सर तुमने ऐसे ऐसे एग्जांपल दे दो, दुनिया में ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। हुआ है सबके साथ, अलार्म सबने लगाया है, उठे सब लोग नहीं है, एक्सेप्टेड। अनसाउंडनेस क्योंकि तुमने ही लगाया और तुम्हें नहीं उठा, मतलब तुम पागल हो। दुनिया में मेरे साथ भी सेम है, ऐसे नहीं कि अपन सब एक ही है, ठीक है? मैं थोड़ा सा ऊपर हूंगा, तुम थोड़ी सी, एक ही बात है। तीसरा, बोले बंदर ने दारू पी के रखी है, मॉल में घूमने गए, विंडो शॉपिंग करने भी, एक आधा टॉप दिख गया, एक आधी जीन्स दिख गई, मन, दिल, आत्मा सब वही रह जाता है, आदमी की बॉडी सिर्फ आपकी निकल जाती है। वो टॉप 15 दिन तक दिमाग में रहता है, जीन्स 20 दिन तक दिमाग में रहती है, जब तक वो अपने पास नहीं आता तब तक दिमाग, अच्छा ये तो टॉप जीन्स हुआ, किसी के केस में बाइक हो सकता है, किसी के केस में कार हो सकता है, कि मेरे को हार्ली डेविडसन ही चाहिए, कितने लड़कों को चाहिए, बुलेट ही चाहिए,
रॉयल इनफील्ड ही चाहिए, 350 सीसी ही चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये सीसी सीसी में बीसी हो जाता है। अरे बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ, दारू अगर नशा है तो ये भी तो नशा ही है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है दारू का नशा दूसरे दिन उतर जाएगा, ये तो साला उतरता भी नहीं है। दारू हो गया। चौथा, ऊपर से उसको बिच्छू ने डसा है। बिच्छू का दंश सबसे खतरनाक, सबसे पेनफुल, मारता भी नहीं है, मरने भी नहीं देता है, जीने भी नहीं देता है। यह है बोले तुम्हारा ईगो। सर मेरे में ईगो नहीं है, मैं बहुत शांत स्वभाव का एकदम अच्छा इंसान हूं, खतरनाक, बस मैं कुछ किसी को बोलता नहीं, कोई मेरे को मार के भी चलाए तो भी मैं शांत रहता हूं। अगर तुम ये बोल भी रहे हो ना कि मैं एकदम शांत स्वभाव का इंसान हूं, तो इसमें भी तुमने ईगो ढूंढ लिया। ये बोलना भी तो ईगो ही है ना कि मैं एकदम शांत स्वभाव का इंसान हूं, ये भी तो ईगो ही हुआ। उसमें भी तो कहीं ना कहीं ईगो ही है, इसलिए तुम बोल रहे हो। बोले हाँ ना? अच्छा, ईगो इतना खतरनाक है, मम्मी ने टिफिन अगर गलती से 10 मिनट लेट बना दिया, क्या मम्मी तुमको समझ में नहीं आता क्या यार, मेरे क्लास होता है, ये होता है। मम्मी को नहीं समझता। अगर मम्मी को नहीं समझता तो इस पृथ्वी तल पे कोई दूसरा पर्सन नहीं है जिसको समझता है। ईगो ही है ना। बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा कर लेना ईगो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर लेना ईगो। हर झगड़े के पीछे का मतलब सिर्फ ईगो होता है। देखो, सामने वाले को तुम क्या कहते हो उससे दिक्कत नहीं है, तुम कैसे कहते हो इससे दिक्कत है। तुम सामने वाले को प्यार से समझाओ, समझ जाएगा, तुम गुस्से में समझाओ, फटेगा। और गुस्से में हम क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ ईगो। तो विवेकानंद जी ने डिफाइन कर दिया कि अपन बंदर है जो अनसाउंड है, दारू पिया और डंस मारा है। इतना उन्होंने समझाने के बाद मैं समझ गया कि बात तो सही है, कि कूद गलत नहीं बोल रहा है इंसान। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसको दिमाग ज्यादा, उसको दिमाग ज्यादा, इसको दिमाग कम, उसको दिमाग कम। सूरज जैसे सबके लिए एक जैसा चमक रहा है, उसी तरीके से तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा फ्रेमिंग, ये सब एक जैसा ही है। इट इज जस्ट दैट सूरज के सामने जैसे बादल आते हैं, वैसे हम भी हमारे इस दारू से, ईगो से, हमारी डेली लाइफ से, हमारे डेली थिंकिंग से उस कंसंट्रेशन, उस माइंड के ऊपर बादल ले आते हैं। बचपन में जब आप छोटे थे, ऑफ कोर्स बचपन में छोटे रहते, तब आपने देखा ना कि आपके घर वाले हमेशा आपको बोलते रहेंगे कि बचपन में तू बहुत शार्प था, बचपन में तू बहुत शार्प था। और आज भी आप देखो हर छोटे बच्चे को वो आपको शार्प ही दिखता है, कि उसने नहीं करना चाहिए वो चीजें कर जाता है। तुमने भी यही किया है। अगर बचपन में ऐसा था तो अभी क्या हो गया? जस्ट लाइफ हैपेंड। बोलो हाँ है ना? एवरीबडी यस और नो। कभी तुम बचपन के 5-6 साल की उम्र तक की चीजें याद करो। जब तुम किसी चीज को करते थे ना, तो तुम उसी चीज को करते थे, तुम्हारे दिमाग में ना कोई दूसरा थॉट नहीं चलता था। तुम अगर खेल रहे हो तो बचपन कभी याद करके देखो, तुम अगर बचपन में खेल रहे हो, तुम कंसिस्टेंट खेल ही रहे थे, तुम्हारे दिमाग में ऐसे नहीं चल रहा था मेरे को पढ़ाई करना है। तुम खेल में इन्वॉल्व हो, खेल में इन्वॉल्व हो। तुम रो रहे हो, तुम रोने नहीं हो। तुमको किसी ने मारा, तुम मार ही खा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं चलता था 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के तक के। देन पुबर्टी हिटेड यू वेरी हार्ड, और फिर तुम्हारा दिमाग अलग चलना शुरू हो गया, तुम्हारा माइंड अलग चलना शुरू हो गया, तो धीरे केमिकल रिएक्शन एंटायरली चेंज्ड यू। फिर लाइफ का स्ट्रेस, फिर बॉडी का स्ट्रेस, फिर घर वालों का स्ट्रेस, फिर फैमिली का स्ट्रेस, फिर फ्यूचर का स्ट्रेस। अभी तुम बैठे यहां हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं, इन सब चीजों का इकलौता सॉल्यूशन मेडिटेशन। खुद के बॉडी और माइंड को इंटरनली आप बहुत स्ट्रांग लेवल पे सेटिस्फाई करो, तो तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम तुम्हारे तक आने से पहले ही गायब हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब तुम ये प्रोसेस कंसिस्टेंट, मैं जो आज प्रोसेस बोल रहा हूं वो मैं आपको आज दे रहा हूं, हो सकता है तुम्हारी एग्जाम हो, पर प्रोसेस 15 मिनट का है हार्डली। तुम 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को अगर ये प्रोसेस को करो, 2 हफ्ते बाद तुम खुद जान जाओगे, तुम ऐसी चीजें करोगे और एकदम शॉक हो जाओगे, अरे यार ये तो मैं कर नहीं सकता था। दिस विल हैपन विथ यू। मेडिटेशन का एक ही डिसएडवांटेज है, पूछो क्या? इट इज लाइक फूड। खाए बगैर एनर्जी नहीं आएगी।
मेडिटेशन डेली करना पड़ेगा, जैसे खाना डेली खाना पड़ेगा, मेडिटेशन डेली करना पड़ेगा। पर ये खाना खाना जितना हैपनिंग प्रोसेस नहीं है, बहुत तकलीफदायक है। इसके पीछे रीजन क्या है पता है? जो तुम्हारा दुश्मन है वही तुम्हारा हथियार है। क्योंकि मेडिटेशन में तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा माइंड है और वही तुम्हारा हथियार भी है, क्योंकि उसी को यूज करके तुमको तुम्हारे दुश्मन को हराना है। क्योंकि टूल भी माइंड है, एक ही चीज है ना तुम्हारे पास जिससे सोच रहे हो, और उसी को हराना है। तो तुम्हारा हथियार भी माइंड है और तुम्हारा दुश्मन भी माइंड है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस। और तुमको बार बार तुम्हारा दिमाग बोलेगा, एवरी सिंगल टाइम यू सिट फॉर मेडिटेशन, दिमाग बोलेगा जाने देना, क्या जरूरत है, आज के दिन ब्रेक चलता है, इतने दिन तो सीरियसली कर लिया, आज के दिन छोड़ दे। ये माइंड है, ये ट्रिकी चीजें करता है। देखो सिंपल सी बात है, सामने ड्राइवर बैठा है, तुम सिंपली ड्राइवर को अगर जॉब से हकालोगे तो तुमको 100 रीजन बोलेगा कि तुम उसको जॉब पे क्यों रखो। तुम सीधा स्टीयरिंग हाथ में लेने जाओगे, वो झगड़ेगा, वो तुमको मनाएगा, तुमसे रूठेगा, तुमसे क्वारल करेगा। बात उतनी ही सिंपल है। दिमाग तुम्हारा ड्राइवर है, तुम स्टीयरिंग हाथ में लेने जा रहे हो, वो 1000 तरीके की चीजें बोलेगा, क्योंकि उसका लाइफ उसके ऊपर डिपेंड है। एंड दैट इज द मेडिटेशन, कि तुम तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे ही दिमाग से हराओ, दूसरा और कोई प्रोसेस नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। अच्छा, ये जो मैं सब बोल रहा हूं ये स्पिरिचुअल बातें हैं। प्लीज डू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस। मैं तुम्हें किसी भगवान को पूजने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मैं कि तुमको भगवान, ना अल्लाह, ना जीसस क्राइस्ट, मैं किसी धर्म के लिए बुक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको स्पिरिचुअली कह रहा हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस? रिलीजियसनेस फॉलोज टू सम स्पेसिफिक रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी फॉलोज यू इनसाइड, सिंपल एज दैट। तो तुम किसी भी धर्म, जात, प्रजात के किसी भी टाइप के हो, तुम सिर्फ हाँ मैं हिंदू हूं, दैट इज डिफरेंट, दैट इज माई टेकिंग। तुम मुस्लिम हो, दैट इज योर टेकिंग। तुम क्रिश्चियन हो, तुम्हारा टेकिंग है। पर मेडिटेशन इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द थिंग, जिसको स्पिरिचुअल रखा हुआ ही अच्छा। समझ में आ रहा है? और एनीवेज तुम ये कर ही रहे हो। हिंदूज में प्रार्थना करना इज अ किंडरगार्टन ऑफ मेडिटेशन, मुस्लिम्स में नमाज पढ़ना इज अ किंडरगार्टन ऑफ मेडिटेशन, क्रिश्चियंस में तुम कैंडल लाइट करते हो, इट इज अ किंडरगार्टन ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की शुरुआत ही उन्हीं चीजों से होती है। लोग इसको डायरेक्टली बैठ के कर नहीं सकते, इसलिए ये सब चीजें बनाई गई है, प्रार्थना, नमाज, कैंडल्स जलाना। सो दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना सर। इन चीजों के ऊपर हम ट्रस्ट कैसे करें कि इससे कोई फर्क पड़ता है? देखो याद रखना, कुछ चीजें करके एक्सपीरियंस आता है, तुम चीजों को करते हो तब एक्सपीरियंस आता है। कुछ चीजों का एक्सपीरियंस आता है इसलिए तुम उसको करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको लाइफ में कभी कभी एक ऐसा सीन हो गया, ऐसा कोई तो भी छोटी सी चीज हो गई, तो उनको लगता है साला ये मैंने पहले सपने में देखा है, ये चीज साला मैंने सपने में देखा। कितने लोग ऐसे? हाथ रेस करो। यू विल शॉक टू से एवरी वन ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस। इसका तुम्हारे पास कोई लॉजिकल रीजन है? जोर से बोलो। तो मेडिटेशन का भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, पर ये तुम्हारा एक्सपीरियंस जरूर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि इसको एक्सपीरियंस करो, ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू करोगे। अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो, साला ये कहीं तो भी सपने में देखा है, तो ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्यों जा रही है कि मेडिटेशन कोई फर्क करेगा? इसमें तो एटलीस्ट मैं प्रोसेस बोल रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, सिर्फ एक चीज मुझे चाहिए। आज है महाशिवरात्रि, बहुत अच्छा दिन है जिस दिन मैं तुमको मेडिटेशन दे रहा हूं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत सारी चीजें और बहुत सारे थिंग्स लगते हैं ऐसे एक आधे सीन को बनाने के लिए। ये चीज हो सकता है तुमको बहुत दिनों बाद या सालों बाद समझ में आएगी, पर बहुत सारे गट्स, बहुत सारी चीजें लगती है। आज मैं, तुम सोचो आज के दिन में ऊपर की बैच में जिसमें 600 650 लोग बैठे, वहां पे मेडिटेशन नहीं ले पाया क्योंकि आज उनका 6 डे का लेक्चर है। पर इस दिन पे, आज के दिन मेडिटेशन सीखने के लिए बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन लगते हैं। ये तुमको आज नहीं समझ में आएगा, डाउन द लाइन बहुत सालों बाद हो सकता है तुमको समझ में आएगा कि नहीं, कुछ तो भी वो दिन में था। ठीक है? सो आई कैन जस्ट गिव इट टू यू, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे है मेरे, जो मैं तुमको बोलूं तो तुम मुझे बोलोगे कि क्या सी आदमी, ऐसे कभी होते रहता है क्या? ऐसे भी एक्सपीरियंस है जो मैं ना ही बोलूं तो बेटर है। रादर तुम खुद का एक्सपीरियंस करो, और मैं बोलूंगा तो तुम इमेजिन करना शुरू करोगे, वो तो चाहिए ही नहीं। तो इमेजिन करो मत, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है।
समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। सो विल स्टार्ट विद द प्रोसेस। पहले मैं प्रोसेस के आपको 4-5 स्टेप्स बता दूं कि कैसे हमें करना है, ठीक है? अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट थिंग, पहले हम एक स्टांस ले लेंगे। अभी नहीं लेना है, अभी सिर्फ सुन लो प्यार से, जब लेना है मैं बताऊंगा। मेडिटेशन के लिए बॉडी का स्टांस बहुत स्ट्रांग चाहिए, ठीक है? अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ सुनो शांति से, मत डाइवर्ट हो। खाली पेट मेडिटेशन करना चाहिए। कम से कम खाने के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए। सो जिंदगी में तो मैं हर 3 घंटे में खा लेता हूं, तो ठीक है, जस्ट वो 3 घंटे का खाने के पहले मेडिटेशन कर लो, ठीक है? चलेगा तुम्हारे लिए 3 घंटा, एज यू से। उतर तो जाओ, बाद में देखते। सो 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर तुमने नाश्ता किया है, चाय पिया है, तो 2 घंटे का गैप चाहिए। इसलिए मॉर्निंग में उठते से ही अगर आप फर्स्ट 30 मिनट्स में मेडिटेशन करते हो, इट विल वर्क वंडर्स। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लेवल इतना स्ट्रांग होगा कि तुम जो सोचोगे लाइफ में 2-3 साल बाद वही होगा, अगर फर्स्ट 30 मिनट्स में करते हो। मेडिटेशन करना, मेडिटेशन के पहले तुम्हारे जो ड्रीम्स है वो बोलना, मेडिटेशन के बाद में जो ड्रीम्स है वो बोलना, 2 बार, बीच में 15-20 मिनट का मेडिटेशन करना। यू विल सी वंडर्स। और रात को सोने के पहले करना या खाने के पहले करना। रात जब खाना खा रहे हो उसके जस्ट पहले कर लेना, तब तुम सबसे ज्यादा भूखे होते हो। खाली पेट किया हुआ कभी भी बेटर, ठीक है? खाली पेट क्यों? क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है ना, तो दिमाग का पूरा ब्लड सर्कुलेशन और दिमाग का पूरा एनर्जी एक ही चीज के ऊपर ध्यान देता है, एज ए एनिमल, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल। तो हमारे सभी एनिमल सेंसेस एक ही चीज में लग जाते हैं, साला खाना कब मिले, खाना कब मिले। तो दिमाग भटकने के अलावा एक ही चीज पे फोकस करता है, खाना। तो तुमको तोड़ने के लिए एक ही चीज है, सिर्फ खाने वाला डायरेक्शन। लेकिन जब पेट भरा, सी हमेशा ऐसा बोला जाता है, आपने ये स्लोगन सुना होगा, इफ यू आर हंग्री 1 प्रॉब्लम, इफ यू आर फुल मेनी प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इसलिए खाना, पेट खाली है तो एक सिंगल डायरेक्शन को तोड़ना है, दैट इज खाना, तो काम बन जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो खाना खाने के पहले। आइडिया क्लियर है? दूसरी बात, मेडिटेशन शुरू करते वक्त इसको एज कुछ डिवाइन चीज कर रहे हो तो एक मंत्र वगैरह के साथ शुरू करना, कि कुछ गुड, कोई भी जिंदगी में, हमने बचपन से सीखा है, कोई भी जिंदगी में अच्छी चीज कर रहे हो तो थोड़ा नमस्कार वगैरह करके, तो हाथ एटलीस्ट हाथ जोड़ के शुरू करने का, कि मैं कुछ तो भी अच्छा करने जा रहा हूं। इससे एक पॉजिटिविटी बना रहेगा, ठीक है? जिस जगह पे कर रहे हो ट्राई करो उसी जगह पे, उसी समय पे, उसी वक्त आप मेडिटेशन करो। तो इससे एक एनर्जी ककून बनेगा आजू बाजू में, जो आपको मेडिटेशन में फॉल होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? और जो मैं ये प्रोसेसेस बोल रहा हूं मेडिटेशन की, दिस इज नॉट एक्चुअल मेडिटेशन। मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, मेडिटेशन वर्ड का मतलब होता है वेयर यू आर नॉट। तुम खुद जहां नहीं हो वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि तुमने होना ही नहीं है। पर तुम रह के कैसे नहीं हो सकते? तो मैं जितनी प्रोसेस बोल रहा हूं, दीज आर जस्ट प्रोसेस, कि वो तुमको उस एज तक लेके जाएगा। एंड देन इफ यू आर इन राइट सिचुएशन, राइट सर्कमस्टेंसेस, एवरीथिंग सिंक्रोनाइज्ड, देन यू कैन जस्ट फॉल इनटू मेडिटेशन। यू कैनॉट डू मेडिटेशन, यू कैन जस्ट फॉल इनटू मेडिटेशन। आप जैसे प्यार में पढ़ते हो वैसे तुम मेडिटेशन में पढ़ सकते हो, तुम मेडिटेशन कर नहीं सकते। सो इट टेक्स टाइम, ठीक है? ये चीज को याद रखना। सो पहला हमारा स्टेप रहेगा स्टांस। स्टांस अभी नहीं लेना है, सिर्फ सुन लो। आपके अगर कर सकते हो, अभी नहीं करना है, जस्ट वेट, मैं आपको बताऊंगा। हैंड्स क्रॉस करने हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर होना चाहिए। आप इसको सामने डेस्क के ऊपर रख सकते हो, खुद के लैप में रख सकते हो, ठीक है? जैसा आपको चाहिए, जब मैं बोलूंगा तब करना। नहीं आपको ये कंफर्टेबल है तो ओपन हैंड आप ऊपर रखो। अगर आपके हैंड्स ओपन है तो आपके लेग्स भी ओपन होने चाहिए, और ओपन करके बैठ जाओ, दैट्स ऑल। ये आपको करना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आंखें बंद करके खुद के सिर्फ ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना है। योगा में हम कहते हैं ब्रेथ इज योर गुरु, योर फर्स्ट गुरु इज योर ब्रेथ। तुम्हारा ब्रेथ तुमको सिखाता है कि तुम क्या हो। जब तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, ब्रेथ बहुत एक्साइटेड रहता है। जब तुम बहुत शांत हो, ब्रेथ बहुत कामली चलता है। तो योर ब्रेथ इज योर गुरु, इट शोज यू व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस यू आर कैरिंग, ठीक है? सो गुरु को सुनिए। सो जस्ट पहले नॉर्मल ब्रेथ को देखिए, ना जानबूझ के सांस लेना है ना जानबूझ के छोड़ना है। बस आंखें बंद करके 1-2 मिनट तक ब्रेथ को देखते रहिए कि ब्रेथ आ रही है, जा रही है। और इमेजिन करने में दिक्कत है तो एक लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर जा रहा है। ये आप इमेजिन कर सकते हो कि ब्रेथ आ रहा है, ब्रेथ जा रहा है। देखो आया गया, ना लेना है जानबूझ के ना छोड़ना है, जैसा चल रहा है चलने देना है। यू आर नॉट इन मिडल, ठीक है? दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे मैं एंटर करूंगा। मैं 2 स्लोगन्स आपको बोलूंगा, 2 सेंटेंसेस। मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी,
एंड मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ माइंड। ये 2 सेंटेंस में बोलूंगा कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं। पहले तो ये सेंटेंस क्यों? आपकी जितनी भी तकलीफें हैं वो एक तो ये बॉडी की वजह से है, नहीं तो ये माइंड की वजह से है। बॉडी में कुछ लगा पड़ा, कुछ दुख हो रहा है तो तकलीफ है, और दिमाग तुम्हारा सुन नहीं रहा तो तकलीफ है। तो जब तुम बॉडी और माइंड से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जिन चीजों से तकलीफ होती है उससे दूर रहे तो अच्छा लगता है ना। सो मैं 2 सेंटेंस बोलूंगा, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड। जब मैं बोलूं आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल। जब मैं बोलूं आई एम नॉट अ बॉडी, क्या करना है सब जन बोलो, इनहेल। जब मैं बोलूं आई एम नॉट अ माइंड, एक्सेल। और इसमें मीडियम सांस लेना है, मीडियम सांस छोड़ना है, नहीं तो आई एम नॉट अ बॉडी निपट मत जाना, ठीक है। मीडियम सांस जितना तुम लेते हो उससे थोड़ी सी ज्यादा, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल, आई एम नॉट अ माइंड, एक्सेल, आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल, आई एम नॉट अ माइंड, एक्सेल। मीडियम सांस चलने देना। यहां आपको जानबूझ के सांस लेनी है और छोड़नी है। स्टेप 2 में आपको नहीं लेनी है ना छोड़नी है, यहां आपको जानबूझ के लेनी भी है, जानबूझ के छोड़नी भी है। इनहेल, एक्सेल, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड। ये स्टेप 3 में आए हम। स्टेप 4 में आई एम नॉट अ बॉडी माइंड में स्टॉप बोलूंगा, स्टॉप। मैं बोलूंगा चेंज। तब तुमने मुंह ओपन करना है और मुंह से बोलना है जितने स्टेबल आवाज में, स्वर में सही तरीके से, एंड पेट वाइब्रेट हो सकता है उस आवाज में। 3 वर्ड ऐसे हैं, 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए तुमको टंग की जरूरत नहीं पड़ती। आ, ओ, मा। मा मतलब ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए तुमको टंग की जरूरत नहीं पड़ती, और ये 3 वर्ड से ही बनता है आउम। अब मैंने आउम बोला तो कुछ मुस्लिम लोग बोलेंगे, तो मुस्लिम में भी इसी से वेरी एसोसिएटेड वर्ड है जो थोड़ा सा चेंज है, आमीन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, आमीन। इट विल क्रिएट सेम वाइब्रेशन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो हर एक इसमें, हर एक धर्म में आउम से रिलेटेड या 3 वर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड बना है, एंड आउम इज टू बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ द साउंड। साउंड का जो सोर्स है वो आउम से शुरू होता है, आ उ मा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो उसमें से हम सिर्फ आ का प्रयोग कर रहे हैं, हम पूरा आउम का प्रयोग नहीं कर रहे, हम सिर्फ आ बोल रहे हैं। और आप कभी देखना, आप अगर बहुत प्रॉपरली आ कहते हो और तुम्हारी बॉडी बहुत हेल्दी है तो आ हमेशा तुम्हारे पेट में वाइब्रेट करेगा। इफ यू टेक अ डीप आ, थोड़ा सा खराश वाला, अमिताभ बच्चन टाइप्स, तो ये ट्राई करना कि तुम्हारे पेट में वाइब्रेट होना चाहिए। अगर पेट में वाइब्रेट नहीं हो रहा तो आपको उसको सिंक करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारी बॉडी अभी भी सिंक में अभी नहीं आई है, डे बाय डे तुम प्रोसेस करोगे, आ जाएगी। द डे यू स्टार्ट फीलिंग द वाइब्रेशन इनसाइड योर स्टमक व्हाइल डूइंग आ, यू अंडरस्टैंड यू आर इन बेटर सिंक। सेम विद द ऊ। अब हालांकि आज ऊ का प्रयोग हमें नहीं करना है, बट स्टिल बोल दूं, ऊ ऑलवेज गो विद द चेस्ट। ऊ ऑलवेज, तुम ऊ बोल के देखो एक बार, यू विल सी देयर इज समथिंग इन द चेस्ट। समझ में आ रहा है? एंड मा ऑलवेज गो विद द थ्रोट। सो यू सी दिस आ ऊ मा इटसेल्फ इज अ एनर्जी पुलिंग डायरेक्शन, कि एनर्जीज को अपवर्ड लिफ्ट करना है। इफ यू से प्रॉपर यू से तो आपकी एनर्जी ऊपर पुल होते हैं। एंटायर कल्चर, ऑल रिलीजन फोकस ओनली ऑन वन थिंग, पुलिंग द एनर्जीज अपवर्ड्स, पुलिंग द एनर्जीज अपवर्ड्स। ठीक है? दैट्स व्हाई आ, हम सिर्फ आ बोलेंगे, बिकॉज आ बोलने से पेट अनलॉक होता है। पेट अनलॉक होता है मतलब रूट्स अनलॉक होते हैं। व्हाट इज रूट्स? तो तुम्हारे बॉडी के रूट्स कहां हैं? पेट में। सर कैसे बॉडी के रूट्स पेट में है? तुम तुम्हारे मां से कहां से जुड़े हुए थे? एम्बिलिकल कॉर्ड, जो आपकी नाभि में जाती है। दैट मीन्स योर रूट्स आर इन योर स्टमक। सो जब हम मेडिटेट ये प्रोसेस करें तो हम तुम्हारे रूट्स को झंझोड़ रहे हैं कि तुम्हारा बेस ही हिल जाए। एक बार तुम्हारा बेस हिला तो उसके साथ कुछ किया जा सकता है। किसी भी झाड़ की अगर ग्रोथ रोकनी है ना तो उसके रूट्स को नीचे से जमीन में तार से बांध दो, बोनसाई बन जाएगा। समझ में आ रहा है? झाड़ को अगर और बढ़ाना है ना, उसको स्पेस दो, रूट को खाली करो, हवा पानी पास होने दो, झाड़ बहुत बढ़ेगा। अगर स्टोन्स वोन्स लग गए तो रूट स्टोन को भी तोड़ के जा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। दैट्स व्हाई आ, टू शेक योर रूट्स, टू शेक योर, क्या बोले एक बार उसे? रूट्स।
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. सो स्टेप 1 स्टांस ले लो, स्टेप 2 आंखें बंद करके सिर्फ आने वाली जाने वाली ब्रेथ के ऊपर फोकस करो. मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा टाइम टू टाइम, डोंट वरी. स्टेप 3 में आई विल एंटर. मैं क्या बोलूंगा? 2 सेंटेंसेस बोलो. आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल करना है मीडियम. आई एम नॉट अ माइंड, एक्सेल करना है मीडियम. नॉर्मल से ज्यादा, ज्यादा से कम. समझ में आए? फिर उसके बाद में स्टेप 4 में मैं चेंज बोलूंगा. चेंज करो तो यू जस्ट से सांस भर के लेना. मैं बोलूंगा सांस भर लो एंड से एंड ट्राई टू हाइब्रेट योर स्टमक. अभी ट्राई कर लो, चाहिए तो एक बार पेट पे हाथ रखो सब जन. कीप हैंड ऑन योर स्टमक. ठीक है, स्ट्रेट बैठो एकदम, स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट प्रॉपर्ली. एंड एक डीप आ बोलने का है. ट्राई करो कि किधर आसपास तो भी कुछ वाइब्रेशन हो. ठीक है, रेडी 1 2 3 गो. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो ये 7 बार बोलना है. कितने बार बोलना है? 7. 7 टाइम्स यू हैव टू डू इट. ये होने के बाद में 7 टाइम्स होने के बाद आंखें बंद करके बैठ जाना. और लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, अपवर्ड. चेहरा ऐसा अपवर्ड करना, बॉडी जैसी की वैसी. थ्रू आउट द प्रोसेस रूल एक ही रूल है, कोई फिंगर मूवमेंट भी नहीं करना है. आंखें बंद रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस. फिंगर मूवमेंट भी करना है. तुम स्टैचू मतलब स्टैचू, किधर कुछ नहीं. इचिंग हो, बॉडी मिट जाए, तुम्हारा मर्डर हो जाए, स्टांस. मेडिटेशन का वो एक रूल है कि तुम बैठे रहना. चले, जैसे ही मैं स्टेप 5 बोलूंगा चेंज, ऐसे अपवर्ड लिफ्ट करना चेहरा. और ऑटोमेटिक तुम देखोगे जैसे ही चेहरा अपवर्ड लिफ्ट करते हो ना, फोकस आईब्रोज के बीच में ऑटोमेटिक इकट्ठा होता है. हैव यू सीन शिव जी का मूर्ति मेडिटेशन वाला? ही विल बी ऑलवेज लाइक चले गए, बिकॉज फोकस विल बी ऑलवेज कनेक्टेड एट द आईब्रोज. नहीं हो रहा तो थोड़ा सा सेट करके आईब्रोज में खुद होकर फोकस कर लेना. डाउन द लाइन इसका प्रैक्टिस हो जाएगा. कंसेप्ट समझ में? आईब्रोज में फोकस करना और सिर्फ ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ जा रही है, इसको देखना. नेचुरल ब्रेथ को 0.5 2 एंड 5 में सिर्फ नेचुरल ब्रेथ तो आते जाते देखना है. सिर्फ 5 में आपको आईब्रोज में फोकस भी करना है. समझ में आ रहा है? ये पूरे प्रोसेस में कोई भी थॉट आया एरा गैरा, नेक्स्ट बोलने का, प्रोसेस पे फोकस करने का. कोई भी एरा गैरा थॉट आया, नेक्स्ट बोलने का, प्रोसेस पे. अच्छा, 2 मेन रूल, स्टांस छोड़ने का नहीं, आंखें खोलने के नहीं. समझ में आया पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना. ओके, अब आप स्टांस ले सकते हो. स्टेप 1 कर सकते हो. चप्पल वप्पल निकालनी है निकाल लो. आपको चाहिए तो आप हैंड्स क्रॉस करो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे एंड राइट पैर लेफ्ट पैर पे. ये छोड़ के दूसरा ट्रायल ओवर मत करना. या तो फिर ओपन रखो दोनों हाथ और दोनों पैर ओपन रखो, पर ऐसा रखो कि 15-20 मिनट तक बैठ पाओ. ठीक है, अच्छे से स्टांस ले लिया सबने, कुछ डिस्टर्ब ना करे. अच्छा, खुद अगर खांसी आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ट्राई करो कि साइड वाले को इसका कोई तकलीफ ना हो, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे. ठीक है, ओके. अब ये आपका स्टेप 1 हुआ. नाउ यू कैन गो फॉर स्टेप 2. अच्छा, इसमें किसी का मोबाइल वाइब्रेट हुआ, रिंगटोन बजा, बाहर से कोई आवाज आया, एवरीथिंग से नेक्स्ट एंड फोकस ऑन द प्रोसेस. एवरीथिंग से नेक्स्ट, क्योंकि ये चीजें चलती रहेगी, इसको अपन रोक नहीं सकते. सो से नेक्स्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनो. ओके, सो अब स्टेप 2 पे जाएंगे. आराम से आंखें बंद करेंगे, प्यार से आंखें बंद कर लो. ठीक है, और जो ब्रेथ है तुम्हारा, नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, वो नेचुरल ब्रेथ को सिर्फ देखो. नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, उसको सिर्फ देखो कि नेचुरल ब्रेथ आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर जा रहा है. लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर जा रहा है. सिर्फ ब्रेथ को देखो. ब्रेथ आ रहा है, ब्रेथ ना जानबूझ के सांस लेना, ना जानबूझ के सांस छोड़ना, सिर्फ ब्रेथ को देखना. बाहर की आवाज आई, नेक्स्ट बोलो. दिमाग में थॉट्स आए, नेक्स्ट बोलो. प्रोसेस पे ध्यान दो. सिर्फ ब्रेथ को देखो. ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ जा रही है. पूरे प्रोसेस में ना आंखें खोलनी है, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन सुनने हैं, और ना उंगली भी हिलानी है. जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस. सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान.
नाउ जब मैं कहूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, आपने इनहेल करना है मीडियम लेवल, आई एम नॉट अ माइंड मीडियम लेवल एक्सहेल करना है. लेट्स स्टार्ट. आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. आपने बोलना नहीं है, सिर्फ एक्सेल इनहेल करना है. I am not a mind, exhale. थॉट देना है खुद को. I am not a body, inhale. इसका विचार करो. I am not a mind, exhale. आप बॉडी नहीं हो, inhale. आप माइंड नहीं हो, exhale. I am not a body, थॉट दो. I am not a mind, exhale. ये सोचना है. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. खुद को थॉट देना है. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. Thought दो. I am not a mind. Exhale. Thought दो. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. Medium breath. I am not a body. Inhale. Thought दो खुद को. I am not a mind. Exhale. Thoughts आए next बोलो. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. Focus on the process. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Thought दो खुद को. I am not a mind. Thought दो खुद को. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale.
I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. 1 minute more. I am not a body. Inhale. Focus. I am not a mind. Exhale. Thought देते रहो खुद को. I am not a body. Inhale कि तुम body नहीं हो. I am not a mind. Exhale कि तुम mind नहीं हो. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. Now change. सांस भर लो पूरी अंदर. स्टेप 4 पे जा रहे हैं एंड टुगेदर सब जने एक साथ. रेडी 1 2 3 गो. चेक नहीं करना है पर वाइब्रेशन पेट में आनी चाहिए. 1 2 3 सांस भर लो. गो. सांस भर लो वापस. गो. वन टू थ्री. सांस भर लो वापस. गो. सांस भर लो वापस. गो. सांस भर लो वापस. गो. सांस भर लो. लास्ट वन. गो. स्टॉप. नाउ आंखें बंद ही रहेगी. कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होगा. सिर्फ अपना हेड अपवर्ड टिल्ट कीजिए और आईब्रोज के बीच में ऑटोमेटिक ध्यान आना चाहिए. ट्राई कीजिए हेड उस हिसाब से थोड़ा सेट कर सकते हो आप कि आईब्रोज के बीच में ध्यान आ जाए. सिर्फ आईब्रोज के बीच में फोकस करके रखिए और ब्रेथ को देखिए कि ब्रेथ आ रही है आईब्रोज में वापस जा रही है. नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, न जानबूझ के लेना है ना छोड़ना है. ब्रेथ को देखिए और आईब्रोज में ध्यान दीजिए तो ऐसा लगेगा कि ब्रेथ आ रही है आईब्रोज में और जा रही है. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड आईब्रोज का सेंटर. आईब्रोज के सेंटर में ध्यान दीजिए. ब्रेथ आ रही है और आईब्रोज के सेंटर से ब्रेथ जा रही है. थॉट्स आएंगे नेक्स्ट बोलिए. आईब्रोज के बीच में ध्यान दीजिए. जस्ट फोकस. आंखें खोलनी नहीं है. बॉडी मूवमेंट कोई भी करना नहीं है बिल्कुल भी. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड आईब्रोज. कोई भी आवाज आए कुछ भी हो जाए यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड आईब्रोज का सेंटर. दैट्स ऑल यू कैन डू. जस्ट लिसन टू दैट. Focus on your eyebrows and breath.
आईब्रोज के सेंटर में ध्यान, फोकस ऑन ब्रेथ, थॉट आए नेक्स्ट बोलो, आईब्रोज के सेंटर में ध्यान। आईब्रोज के सेंटर में ध्यान, ब्रेथ पे ध्यान। थॉट्स आए नेक्स्ट बोलिए। आईब्रोज में ध्यान, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज के सेंटर में और ब्रेथ पे ध्यान। थॉट्स आए नेक्स्ट बोलो। आईब्रोज में ध्यान, ब्रेथ पे ध्यान, थॉट्स को नेक्स्ट बोलो। सिर्फ आईब्रोज और ब्रेथ पे ध्यान। नाउ स्लोली 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 अपना हेड अपने जगह पे ला लो। हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए, आंखों पर से घुमाइए और आराम से आंखें खोलिए।
विशाल, नया नया ऐसा लग रहा है एकदम सब, चले गुड। शिवरात्रि है, रात भर जाग सकते हो तो जागो, जरूर जागो, बिकॉज प्लानिटरी पोजीशंस, अभी ये एक्सपीरियंस है। सो प्लानिटरी पोजीशंस शिवरात्रि को इस प्रकार होते हैं कि अर्थ पे मैक्सिमम अपसर्ज ऑफ एनर्जी होता है। व्हाट यू आर राइट नाउ फीलिंग इज अपसर्ज ऑफ एनर्जी, जो थोड़ा बहुत एकदम 2-4 छींटे जो तुम्हारे ऊपर पड़े। लेट यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस ऑफ द योगा, एंड आई होप सो कि इसको तुम बहुत बड़े लेवल पे ले जाओ। अगर मैं मेरे जीवन में से कोई सबसे बेस्ट चीज तुमको दे सकता हूं, सबसे बेस्ट, सबसे 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 बेस्ट अगर मैं तुमको दे सकता हूं, तो लास्ट 10-15 मिनट में मैंने दे दी, ठीक है। अब इसको तुम किस प्रकार चेरिश करते हो, इट्स अप टू यू। डेली 10-15 मिनट मॉर्निंग इवनिंग तुम करो तो तुमको लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा सवाल पैदा होगा। 45 डेज करना, 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली 1 टाइम करना, 45 डेज 2 टाइम, 6 मंथ्स 1 टाइम खाली पेट, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए